हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यालय की ओर गया। नींद बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग के तनाव को कम करने और इन्विगरेशन की प्रभावशीलता को आंशिक रूप से रीसेट करने के लिए पर्याप्त थी। वोलाग्रोस ने उसका स्वागत किया, लत को उनके समझौते की एक प्रति दी और दूसरी अपने पास रखी और फिर कार्यालय से वॉप होकर बाहर निकल गए। वे कहीं बीच में एक घास के मैदान पर प्रकट हुए। लत ने चारों ओर देखा, सहज रूप से परिचित चिन्हों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। नजर में आने वाली एकमात्र संरचना एक घेरा था जो आयताकार लकड़ी की छड़ों से बना था, जिससे वे बाहर निकले थे। छड़ें लगभग 2 मीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर मोटी थी। चारों पक्षों में से प्रत्येक पर चमकीले लाल रून्स खुदे हुए थे जो शक्ति से स्पंदित पल्सिंग हो रहे थे, और जैसे ही पोर्टल उनके पीछे बंद हुआ वे धुंधले हो गए। वहां उनका इंतजार 3 महिलाओं और 2 पुरुषों का एक समूह कर रहा था, जो सभी वोलाग्रोस की तरह कपड़े पहने हुए थे और उनकी बेल्ट या पीठ से विभिन्न हथियार लटक रहे थे। उन्होंने तुरंत घेरे को खोलना शुरू कर दिया, छड़ों को डायमेंशनल एम्यूलेट्स में जमा कर लिया। क्या तुम पहली बार अस्थायी वे पॉइंट देख रहे हो? लत ने जवाब में सिर हिलाया। एक ही बार में सैकड़ों किलोमीटर पार करना ऐसे उपकरण के बिना असंभव होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जानकर मैं इसका उपयोग इन निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स पर लॉक करने के लिए कर सकता हूं, जबकि अन्य लोग इसमें अपना माना पंप करते हैं, जिससे मेरी तरफ से न्यूनतम माना खपत के साथ हम यहां पहुंच सकते हैं। सोलस, ये लोग कितने मजबूत हैं? उनमें से प्रत्येक के पास ब्लू माना कोर है, इसलिए सिद्धांत रूप में वे तुमसे अधिक मजबूत जादूगर हैं। साथ ही उनके पास जो कुछ भी है वह भारी रूप से एन्चांटेड है। उनके कपड़ों की तुलना में तुम्हारी वर्दी एक मशाल के बगल में एक जुगनू की तरह है। अदृश्य। वे सभी अलग अलग उम्र और बनावट के थे। सबसे छोटा मुश्किल से 20 साल से ऊपर का लग रहा था, जबकि सबसे पुराना 50 के करीब लग रहा था। हमारा गंतव्य उस दिशा में है। वोलाग्रोस ने दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर इशारा किया। उड़कर जाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अधिकतम आधा घंटा। उनके आदेश पर प्रत्येक ने अपना व्यक्तिगत उड़ान मंत्र फ्लाइट स्पेल डाला। लत को केंद्र में रखकर एक पच्च वेज के आकार में आगे बढ़े। उसने उस अवसर का उपयोग लाइफ विजन को सक्रिय करने के लिए किया और पाया कि भले ही उनके पास बेहतर कोर्स थे, लेकिन उनकी जादुई ताकतें उसकी अपनी तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। इसके विपरीत लत की शारीरिक शक्ति, फिजिकल प्रॉवस, फ्यूजन मैजिक का उपयोग किए बिना भी बाकी सभी से बेहतर थी। हालांकि कुछ मिनटों के बाद उनके मंत्र अचानक गायब हो गए, जिससे वे जमीन पर गिरने लगे। सौभाग्य से वे दूर से दिखाई देने से बचने के लिए लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर कम उड़ रहे थे, इसलिए वे फटने के बजाय जमीन पर लुढ़क गए। कॉप्स की सुरक्षात्मक बनियान ने अधिकांश प्रभाव को सोख लिया, लेकिन लत ने ऐसी कोई नहीं पहनी थी और उसकी वर्दी का कमजोर बिंदु भारी प्रभावों के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था। उसने अपने नीचे की मिट्टी को नर्म और लचीला बना दिया, गति मोमेंटम को तितर बितर करने के लिए उछलते और लुढ़कते हुए। एम्बुश। कैप्टन वोलाग्रोस दहाड़े, जबकि वो और उनके आदमी एक रक्षात्मक स्थिति में आ गए। लत और सोलस ने क्रमशः लाइफ विजन और माना सेंस को सक्रिय किया और पाया कि उन्होंने एक बहुत ही जटिल अरे में कदम रखा था। यह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय वार्डन निर्माण है, सोलस ने गौर किया। वायु जादू एयर मैजिक को बाधित करने और उड़ान को असंभव बनाने के अलावा किसी तरह यह स्थान स्पेस को भी सिकोड़ता है। मैं हमारी डायमेंशनल पॉकेट तक नहीं पहुंच पा रही हूं और मुझे यकीन है कि ब्लिंकिंग या वॉप स्टेप्स का उपयोग करना भी असंभव है। अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए लत ने वोलाग्रोस को सोलस की खोज के बारे में सचेत किया, जबकि नकली और ट्रू स्पेल्स दोनों को तैयार रखा। वह अपने रहस्य को बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन इसके लिए मरना कोई विकल्प नहीं था। धत, बच्चा सही कह रहा है। वोलाग्रोस ने अभी उन्हें वॉप करके दूर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे हटो, हम यहां आसान शिकार हैं। वोलाग्रोस को कोई अंदाजा नहीं था कि लत ने स्थिति का इतनी तेजी से आकलन कैसे किया, लेकिन यह सवाल करने का समय नहीं था। बिना किसी हलचल मंत्र मूवमेंट स्पेल्स के घेराबंदी से बचना मुश्किल होगा, और उनके डायमेंशनल एम्यूलेट सील होने के साथ उनके संसाधन नाटकीय रूप से कम हो गए थे। हम अरे में कितनी गहराई तक हैं? उन्होंने पूछा, ये देखते हुए कि लत की आंखें माना से जल रही थी। बहुत। उन्होंने शायद इसे सक्रिय करने से पहले हमारे बीच में होने का इंतजार किया। समझ आता है। वोलाग्रोस ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही करता। कोई भी दिशा दूसरी दिशा की तरह ही अच्छी थी। वे अभी भी खुले में थे, बिना किसी प्राकृतिक रचना के जो उन्हें शरण या सुरक्षा प्रदान करे। वोलाग्रोस ने बेतरतीब ढंग से एक को चुना, जिससे उसकी टीम तेजी से आगे बढ़ी लेकिन फॉर्मेशन बनाए रखा,
ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट्स न रहे। उनके आश्चर्य के लिए सबसे छोटा होने के बावजूद लत को उनकी दौड़ की गति बनाए रखने में कोई समस्या नहीं थी। चूंकि यह अंतिम समय का ऑपरेशन था, इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह है कि रॉयल पैलेस में कोई जासूस है, अन्यथा इतने कम समय में इस तरह का जाल बिछाना असंभव होता। वलाग्रोज ने मन ही मन गद्दार को ढूंढने और उसे धीमी और दर्दनाक मौत देने की कसम खाई। अचानक हवा में कई गेट्स खुले, जिनमें से प्रत्येक से एक व्यक्ति गुरिल्ला कॉम्बैट सूट पहने हुए निकला, जिसने कॉप्स की इकाई पर टियर 5 का मंत्र छोड़ दिया। हवा घर के आकार के अनगिनत आग के गोलों से भर गई, जबकि उनके चारों ओर की जमीन रेजर नुकीले पत्थर के छर्रों श्रैपनल में फट गई। लत को एहसास हुआ कि क्वीन की कॉप्स इकाई खत्म होने वाली है। हमलावर अपनी इच्छा शक्ति से जैमिंग फील्ड को चालू और बंद कर सकते थे। हिट एंड रन रणनीति के साथ उन्हें खत्म करना बस कुछ ही समय की बात थी। उसने तेजी से उन सभी बैरियर्स को सक्रिय किया जो उसके पास तैयार थे, केवल अपने चारों ओर। उसी समय अर्थ मैजिक के साथ अपने पैरों के ठीक नीचे जमीन में एक गहरा गड्ढा खोल दिया। हमला कई सेकंड तक जारी रहा। धरती ऐसे कांप रही थी जैसे भूकंप आया हो, जिससे लत को दूर खुदाई जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। सतह से आने वाली शॉकवेव समय के साथ तीव्रता में बढ़ती ही गईं। लानत है, और सोचो कि यूरियल हमेशा इस बारे में शिकायत करता है कि एक वार्डन कितना बेकार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्वीन के कॉप्स की एक पूरी इकाई इतनी आसानी से खत्म हो गई। एक के बाद एक उसे बचाने के लिए सौंपे गए 6 लोगों की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्सेस फीकी पड़ गई। लत स्तब्ध और क्रोधित था। उन्हें बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था, यहां तक कि अवेकेंड के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा करके भी नहीं। हमला इतना तेज और अच्छी तरह से समन्वित, वेल कोऑर्डिनेटेड था कि हर किसी के लिए पर्याप्त बड़ा छेद नहीं खोला जा सकता था। और अगर किसी तरह उसने कोशिश भी की होती तो दुश्मन देख लेते और उन्हें कीड़ों की तरह कुचलने के लिए टियर 5 अर्थ मैजिक का उपयोग करते। यह पहली बार नहीं था जब लत को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन यह पहली बार था जब इस तरह के कृत्य ने उसे कड़वे अनुभव के साथ छोड़ दिया। उसने पहले कभी ऐसी लाचारी का अनुभव नहीं किया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक चूहे की तरह दुबक कर छिप सकता है। पूर्व में कुछ 100 मीटर की दूरी पर टैलेंस का नेता एक निगरानी दर्पण सर्वेलेंस मिरर के माध्यम से अपने काम के परिणाम की प्रशंसा कर रहा था। एक बार फिर कोई जीवित नहीं बचा, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। फरियन नेगल और उसके आदमी अपने काम में सबसे अच्छे थे और उन्हें इस पर गर्व था। टैलेंस एक मर्सनरी इकाई थी, जिसके सदस्य कभी तीनों महान देशों की सेनाओं की विशिष्ट टुकड़ियों एलीट ट्रूप्स का हिस्सा थे, लेकिन लूटपाट, बलात्कार और या उन क्षेत्रों में हत्या करके योद्धा कोड का उल्लंघन करने के लिए उन्हें अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया था, जिन्हें उन्हें संरक्षित करना था। उनमें से कुछ वास्तव में वांछित अपराधी थे, लेकिन टैलेंस जानते थे कि अपनों की देखभाल कैसे की जाती है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए वे विलासिता का जीवन जीते थे, जो इस बात का जीवित प्रमाण थे कि उनके देशों ने उन्हें कचरे की तरह फेंक कर एक बड़ी गलती की थी। कैप्टन सीफर्ट, जीवित बचे लोगों की जांच करो, नेगल ने अपने वार्डन को आदेश दिया। चलो भी जनरल, एक क्रेटर के अलावा कुछ नहीं बचा है। यह मेरे काफी कौशल की बर्बादी है। सेना का हिस्सा न होने के बावजूद प्रत्येक के पास अपनी प्रतिभा के अनुसार इकाई में एक सैन्य पद, रैंक और स्थिति थी। फिर भी करो, हमें एक प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। जी श्रीमान। सीफर्ट कमान में तीसरे स्थान पर था, फिर भी कभी कभी वह भूल जाता था कि जनरल कितने सख्त एनल रिटेंटिव थे। सीफर्ट ने अपने एरेस को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसे क्रेटर के ठीक ऊपर एक वॉर्प स्टेप्स खोलने की अनुमति मिली, और फिर उसने लाइफ डिटेक्शन अरे डाला, जो एक वार्डन मंत्र है और कई पहलुओं में लत की लाइफ विजन से मिलता जुलता था। भूमिगत से लत अभी भी लाइफ विजन के साथ जादू के पोर्टल को खुलते हुए देख पा रहा था। आखिर वे अब क्या कर रहे हैं? उनकी जगह मैं या तो नरसंहार के किसी भी निशान को मिटा देता या जीवित बचे लोगों की जांच करता, यदि दोनों नहीं। हे भगवान, जनरल, आप एक बार के लिए सही हैं। हमारे पास एक चूहा है। अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण लत वार्डन की व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। पहले एक सैनिक और बाद में एक मर्सिनरी के रूप में अपने सभी वर्षों में सीफित ने कभी किसी को इतनी तेजी से चलते नहीं देखा था। एयर फ्यूजन से पूरी तरह लबरेज, लत को अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलने, वॉर्प स्टेप को पार करने और अपने नग्न हाथों से सीफिट के सिर को गर्दन से अलग करने में केवल 1 सेकंड लगा। हालांकि उसका प्रवेश टैलेंस के सदस्यों को रौबदार और नाटकीय लग रहा था, लत वास्तव में काफी हताश था और सोलस भी। जिस क्षण उस व्यंग्यात्मक व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति का खुलासा किया था, उसे पता था कि वह अभी कड़ाही से निकलकर ज्वालामुखी में जा गिरा है।
वे लोग जो भी थे, उन्होंने स्थानिक जादू, स्पेशल मैजिक के अनुशासन में इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि इसे एक कला का रूप दे दिया था। लत केवल दौड़ सकता था या उड़ सकता था, लेकिन एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जो स्थान को मोड़ सकता था, ब्लिंक या स्विच करना बेकार था। उसका एकमात्र विकल्प उनके अंदर जाना और उन्हें इतनी तेजी से मारना था कि वे समझ भी न पाए कि उन्हें क्या लगा। यह उसके नए शरीर की सीमाओं का परीक्षण करने का समय था। सबसे पहले हमें वार्डन को मारना होगा, लत ने सोचा, यह नहीं जानते हुए कि वह अपने लक्षित व्यक्ति का सिर ही था जिसे वह निकटतम दुश्मन की ओर फेंक रहा था, जिससे प्रभाव की हिंसा के कारण दोनों सिर फट गए। हमारी एकमात्र उम्मीद उसे ढूंढना है इससे पहले कि वह दूसरा अरे डाले, वरना हम संकट में पड़ जाएंगे। एकमात्र अच्छी बात यह है कि वार्डन के मंत्र बहुत धीमे होते हैं। तुम हत्या पर ध्यान केंद्रित करो, सोलस ने उत्तर दिया। मैं हमारे विरोधियों के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी, इंटेल एकत्र करूंगी। यदि मुझे वार्डन जादू का जरा सा भी संकेत मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। दुख की बात यह थी कि टैलेंस इकाई केवल अनुभवी लोगों से बनी थी, इसलिए जैसे ही लित ने सीफित का सिर कलम किया, उन्हें उबरने और फिर से संगठित होने में मुश्किल से 1 सेकंड लगा। जिसे लत ने एक असामान्य प्रहार से मार डाला था, वह बस प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल को चकमा देने के लिए बहुत करीब था। जनरल फरियन नेगल ने तुरंत कूटबद्ध कोडेड आदेश जारी किए, जिन्हें उनके आदमी निष्पादित करने के लिए तैयार थे। आश्चर्य का तत्व पहले ही खो चुका था और लत को अभी भी 9 और लोगों का सामना करना था। ब्लैक 2, रेड 3, व्हाइट 4। हालांकि लक्ष्य सिर्फ एक बच्चा था, नेगल ने एक अत्यंत आक्रामक रणनीति अपनाई। उसका मानना था कि प्रतिद्वंद्वी चाहे कोई भी हो, कभी भी कम मत आंके, कभी आराम न करें, जब तक कि हत्या की पुष्टि न हो जाए तब तक बात न करें। 2 सबसे कुशल हाथापाई विशेषज्ञ, मेले एक्सपर्ट्स, उसे मार देंगे या सबसे खराब स्थिति में उसे व्यस्त रखेंगे, जबकि 3 मध्यम दूरी के विशेषज्ञ उन्हें कवर करेंगे और 4 लंबी दूरी के जादूगरों के लिए संघर्ष को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय बचाएंगे। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद से अनगिनत बार अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए लत ने अपने आने वाले दुश्मनों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। सबसे पहले उसने अपने माना कोर को सीमा तक धकेल दिया, जिससे एक हल्का सायन ओरा निकला जिसने उसके चारों ओर के स्थान को इतने घने माना से घेर लिया कि हवा चटकने लगी। फिर उसने अपने शरीर को सभी 6 तत्वों एलिमेंट्स के साथ संचारित इन्फ्यूज्ड किया, जबकि अपने नए मंत्रों में से एक को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से डाला। 2 टैलेंट्स, एक पुरुष और एक महिला थे। पहला तलवार और ढाल के संयोजन का उपयोग कर रहा था, दूसरी उसके बजाय जुड़वां तलवारों का। रक्तपात की लालसा और पागलपन ने उनके चेहरों को इस हद तक विकृत कर दिया था कि यूरियल भी यह विचार करने में समय बर्बाद नहीं करता कि वह आकर्षक थी या नहीं। सावधान, उनके सभी उपकरण कॉप्स के बराबर हैं, यहां तक कि उनके टैटू भी एन्चांटेड लगते हैं। सोलस ने उसे चेतावनी दी, बस मेरी किस्मत, मुझे एन्चांटेड ब्लेड को रोकने के लिए एक हथियार की जरूरत है, लेकिन मैं अभी भी एकेडमी की कीमतों को वहन नहीं कर सकता। टैटू का एक हिस्सा गायब हो गया, जिससे उनकी गति एक उच्च श्रेणी के औषधि पोषण की तरह बढ़ गई और उन्हें लत के मंत्र पूरा करने से पहले ही उस तक पहुंचने की अनुमति मिल गई। उन्होंने विपरीत दिशाओं में स्थान लिया, जिससे लत को अपने दृश्य क्षेत्र में एक ब्लाइंड स्पॉट बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी हैरानी के लिए उसने अपनी आंखों से उन दोनों की गतिविधियों का पीछा करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी पीठ ढाल वाले व्यक्ति की ओर कर ली और केवल दोहरी तलवारों वाली महिला पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं खोया। एक 2 तरफा हमला किया जहां प्रत्येक प्रहार का उद्देश्य शिकार को कोने में धकेलना था, जिससे साथी की ओर से आने वाले हमलों से बचना कठिन हो जाए। फिर भी लत ने उन सभी को त्रुटिहीन रूप से चकमा दिया, यहां तक कि उन्हें भी जो उसकी पीठ पीछे से आ रहे थे। नेगल के लिए यह समझने के लिए पहला आदान प्रदान ही पर्याप्त था कि क्या हो रहा है, जिससे उसे अपने विश्वास को अभी से तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफो? वो फुल गार्ड है। रेड व्हाइट पीछे हटो। अपने लक्ष्य को भागने से रोकने के लिए नेगल ने हवाई जादू रोधी एंटी एयर मैजिक अरे बुनना शुरू कर दिया। एक पल के लिए टैलेंट्स जम गए, ये सोचकर कि उनके जनरल पागल हो गए हैं। फुल गार्ड एक सामान्य मेज नाइट मंत्र था, जिसने जादूगर के चारों ओर 1.65 मीटर के दायरे में एक गोलाकार नीला ऑरा बनाया था। फुल गार्ड के कारण एक मेज नाइट के पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता था। जो कुछ भी उस गोले में प्रवेश करता था उसका पता चल जाता था, जिससे वो बिना देखे भी सर्जिकल सटीकता के साथ जवाबी हमला कर सकता था और चकमा दे सकता था। हालांकि नेगल ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं था। उनके लक्ष्य के आसपास के सायन ऑरा का दायरा 20 मीटर से अधिक था, कुछ ऐसा जो उनमें से हर कोई अनुभव से जानता था कि असंभव है। मंत्र की सीमा यहां तक कि टियर 5 पर भी केवल हाथ और हथियार की लंबाई द्वारा दी गई लंबाई को कवर करने वाली मानी जाती थी।
जब उनकी वृत्ति और अनुशासन सक्रिय हुआ, जिससे वे आदेश का पालन करने लगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लत ने पहले की फुटबॉल कोच जैसी बकवास को अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब अपने विश्वास का उल्लंघन करते हुए नेगल ने खुद को उजागर कर दिया था। 3 बजे की दिशा में वार्डन। जिस क्षण सोलस ने ऊर्जा पैटर्न को पहचाना, वो चिल्लाई। लत ने अवसर का फायदा उठाया, अपने हाथ फैलाते हुए नेगल की ओर झपटा, एक ऐसी गति के साथ जिसका उसके दुश्मनों के लिए कोई मतलब नहीं था। उस दूरी पर किसी भी रिंग से आने वाले किसी भी मंत्र को आसानी से टाला जा सकता था। लाल और सफेद टीम पीछे की ओर बढ़ी, बिना अपना जाप रोके, शिकार से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए, जबकि काली टीम उसका पीछा कर रही थी। हालांकि उनकी समस्या दोहरी थी। लत अपने पीछा करने वालों के लिए बहुत तेज था और टैलेंट्स में कोई भी स्पिरिट मैजिक के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। एक सांप की तरह तेज, शुद्ध, अदृश्य माना की बैलें शिकारी और शिकार के बीच के स्थान में यात्रा कर गई, नेगल के सिर के चारों ओर लिपट गईं। लत पर हर दिशा से मंत्रों की वर्षा हुई। कुछ को उसने चकमा देने में कामयाबी हासिल की, दूसरों को उसे ध्यान न खोने के लिए झेलना पड़ा, जिससे अर्थ फ्यूजन और उसकी वर्दी के संयुक्त प्रभावों ने अधिकांश नुकसान को रोक दिया, जबकि लाइट फ्यूजन ने घावों को खुलते ही पुनर्जीवित कर दिया। जैसे जैसे उसने कदम बढ़ाए, लत का जादुई बल नेगल की एन्चांटेड सुरक्षा को मात देने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया। गुब्बारे की तरह फोड़ने से पहले उसके सिर को भयानक रूप से विकृत कर दिया। स्पिरिट मैजिक की सीमा पहले ही 50 मीटर तक पहुंच चुकी थी जब उसने काउंट लाक के परिवार को बचाया था। अब यह उतनी दूर तक प्रहार कर सकता था जितना लत देख सकता था। फिर भी वो लक्ष्य से जितना दूर होता, प्रभाव उतना ही कमजोर होता। ठीक है, वार्डन खत्म हुआ। 8 और बाकी हैं। थोड़ी किस्मत के साथ स्पिरिट मैजिक के मेरे उपयोग से लगने वाला झटका उन्हें कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर देना चाहिए, जिससे मुझे मैदान को बराबर करने के लिए काफी समय मिल जाएगा। फिर भी भाग्य एक चंचल प्रेमिका थी। लत जिस बात से अनभिज्ञ था वह ये थी कि ऐसी एकजुट इकाइयों, टाइट निटेड यूनिट्स में केवल 2 तरह के जनरल होते हैं। वे जिनकी मृत्यु मनोबल को नष्ट कर देगी, उन्हें आसान शिकार में बदल देगी, जैसा कि उसने आशा की थी, और वे जिनकी मृत्यु उनके सैनिकों को मौत से बेखौफ युद्ध के उन्मादी राक्षसों में बदल देगी। फरियन नेगल दूसरी श्रेणी में आता था। टैलेंट्स के अधिकांश सदस्य या तो सहानुभूति से रहित मनोरोगी थे या ठंडे खून वाले हत्यारे, उन्हें अपने अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। नेगल को मारना उनकी जीवन रेखा काटने के बराबर था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसके बिना युद्ध के मैदान के बाहर कैसे जीवित रहना है। कुछ लोग तो उनके फांसी से पहले बचाए जाने के लिए उनके आभारी भी थे। उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। मामले को बदतर बनाने के लिए ब्रिगेडियर फिता बेरूट, जो कमान में दूसरे स्थान पर थी, ने तेजी से अपना धैर्य वापस पा लिया और स्थिति को अराजकता में बदलने से रोक दिया। ब्लैक 4, रेड 2, व्हाइट 2, जनरल की मृत्यु को व्यर्थ न जाने दे, उसे मार डालो। ब्रिगेडियर जनरल बरूट क्वीन के कॉर्प्स की एक पूर्व सदस्य थी। ये कॉर्प्स के प्रोटोकॉल और उपकरणों के बारे में उसके ज्ञान के कारण ही था कि सीफर्ट की मृत्यु तक मिशन इतनी सुचारू रूप से चला था। दूसरों के विपरीत उसने पहले ही किसी को इतनी तेजी से चलते देखा था। एक बार बरूट क्वीन की सुरक्षा टीम का हिस्सा थी और उसने उनकी अमानवीय गति को देखा था। एक घात एम्बुश के दौरान उसने अपने अंगरक्षकों के हिलने से पहले ही 3 हमलावरों को मार डाला था। उसके मन में अब सब कुछ आखिरकार समझ में आने लगा था। उसके सभी सवालों को जवाब मिल गया था। क्यों एक महत्वहीन आम आदमी की रक्षा के लिए कॉर्प्स के 6 सदस्यों को भेजा गया था? क्यों वेतन टैलेंट्स के मानकों के लिए भी अश्लील रूप से अच्छा था? वो शाही परिवार का सदस्य है, वो चिल्लाई। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजें। टैलेंट में हर किसी ने कम से कम एक बार बरूट की कहानी सुनी थी। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था, ये सोचकर कि यह उस समय का आत्ममोह था जब वह अभी भी एक नौसिखिया थी। लेकिन अब चीजें बदल गई थी। बरूट को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेगल ने उनसे इतनी मूल्यवान जानकारी छिपाई थी। वो जानती थी कि जनरल भी उसकी कहानी को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन इतने सावधानी बरतने वाले व्यक्ति के लिए लापरवाही का वो कृत्य चरित्र से बिल्कुल बाहर लग रहा था। मैं क्या हूं? लत उस बकवास पर मन ही मन हंसने से नहीं बच सका। पहले मैं काउंट लाक का नाजायज बेटा हूं और इस बार क्वीन का। 2 और दुश्मन करीब आ रहे हैं। सोलस ने उसे चेतावनी दी। लत केवल राहत की सांस ले सका। बिल्कुल वही जो हीलर ने बताया था। फिर उसने उस मंत्र को सक्रिय किया जिसे उसने पहले डाला था और अपने आसपास की दुनिया को अंधेरे में बदल दिया। एक स्वशिक्षित, सेल्फ टॉट, ट्रू मेज होने के नाते, जिसे टियर 3 के बाहर बहुत कम ज्ञान था, लत के लिए हमेशा एक समस्या रही थी। उसे अपने अधिकांश मंत्र शून्य से बनाने पड़ते थे और खाली समय बहुत कम होने के कारण उसका जादुई भंडार काफी सीमित था। इसी कारण से उसके अधिकांश मंत्र नकल, इमिटेशन से निकले थे।
फ्लोरिया का फुल गार्ड, RY का स्लिप स्ट्रीम प्रभाव या विदर का डार्क ऑरा, वे सभी तरकीबें थी जो उसने रास्ते में सीखी थी। पौधे वाले अबोमिनेशन के साथ उसकी लड़ाई ने उसे डार्कनेस मैजिक को और अधिक समझने में मदद की थी, और यह भी कि इसकी कष्टप्रद सीमाओं को कैसे दूर किया जाए। अंधेरा, डार्कनेस, एक ऐसा तत्व था जो समय के साथ भारी मात्रा में क्षति पहुंचाने में सक्षम था, और इसके बचाव में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इससे बचना नामुमकिन जैसा था। लेकिन दूसरी ओर अंधेरे पर आधारित मंत्र इतने धीमे थे कि विशेष स्थितियों के अलावा वे लगभग बेकार थे। वैम्पिरिक टच के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता थी, इसलिए वह अंतिम उपाय था। विदर के डार्क ऑरा की सीमा अच्छी थी, लेकिन पहुंचने वाली क्षति की तुलना में इसमें माना का खर्च बहुत अधिक था। यही कारण था कि लथ ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया था। ये पता लगाने की कोशिश की थी कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए डार्कनेस मैजिक का उपयोग कैसे किया जाए। उसने पहले से कितनी भी योजना क्यों न बनाई हो, वह अभी भी एक शौकिया योद्धा था जिसमें किसी भी पेशेवर प्रशिक्षण की कमी थी। लत से बहुत धीमे होने के बावजूद टैलेंस के 2 सदस्य उसे कुछ ही सेकंड में कीमा बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थे। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण वे उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाने और उसके अनुसार अपने हमलों को समायोजित करने में सक्षम थे। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इतने परिष्कृत टीम वर्क के सामने केवल गति, स्पीड भी कुछ खास नहीं कर सकती थी। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने अपनी तलवारों द्वारा दी गई रेंज का लाभ उठाकर लत को भागने या जवाबी हमला करने से रोक दिया। बढ़त हासिल करने के लिए उसे पहले की तरह गंदे तरीके से और बेरहमी से लड़ने की जरूरत थी, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसके विरोधियों को ट्रू मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब 4 हाथापाई विशेषज्ञ मेले एक्सपर्ट्स करीब आए तो लत के शरीर से काले तंतु, ब्लैक टेंटिकल्स निकले जो पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। टैलेंस की पहली प्रवृत्ति उन्हें काट देने की थी, लेकिन वे तंतु शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी से बने थे, इसलिए वे तलवारों के आर पार हवा की तरह निकल गए और दुश्मनों के शरीरों पर वार करते हुए उनकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स सोखने लगे और उसे अपने मालिक को देने लगे। डेथ कॉल ही वो उत्तर था जो लत ने अपनी समस्याओं के लिए तैयार किया था। जो कोई भी बहुत करीब आएगा उसे तंतुओं के वैम्पिरिक टच को सहना होगा, जो उसकी इच्छा से निर्देशित अंधेरे जादू, डार्क मैजिक के घने पुंज के अलावा और कुछ नहीं थे। ठोस रूप का मतलब था कि डार्क ऑरा के विपरीत सोखने का प्रभाव तेज और कुशल था, जबकि मंत्र की मध्यम सीमा, मिड रेंज, ने धीमी गति को अप्रासंगिक बना दिया था। फुल गार्ड के कारण लत अपने परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक था, इसलिए वह हर एक तंतु को ऐसे नियंत्रित करने में सक्षम था जैसे कि वह उसका अपना कोई अंग हो। एक साथ मिलकर दोनों मंत्रों ने एक आदर्श रक्षा प्रदान की। पास आओ, भोजन बन जाओ, दूर रहो, ट्रू मैजिक झेलो। लत को अब और हमला करने की जरूरत नहीं थी, वह बस चकमा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जबकि तंतु बाकी काम कर रहे थे। डेथ कॉल के सक्रिय होने के कुछ ही सेकंड बाद पास खड़े टैलेंस को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उनकी सांसें फूल रही थी, उनकी हरकतें सुस्त हो रही थी और हर प्रहार पिछले वाले की तुलना में कमजोर था। इसके विपरीत उनका प्रतिद्वंद्वी अचानक पूरी तरह से ठीक हो गया था, बिना पसीना बहाए अपने नग्न हाथों से उनके संयुक्त हमलों को चकमा दे रहा था या उन्हें विक्षेपित, डिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब उन पांचों ने लत सहित मंत्र के एक अनपेक्षित दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट पर ध्यान दिया। वे चारों टैलेंट्स पल पल बूढ़े होते दिख रहे थे, उनके बाल पतले और भूरे हो रहे थे, जबकि उनके चेहरे अब झुर्रियों से भर गए थे और खाल लटकने लगी थी। ये वास्तव में केवल एक बाहरी प्रभाव था जो नमी और जीवन शक्ति के अचानक नुकसान के कारण हुआ था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे कुछ पे और थोड़े आराम से ठीक न किया जा सके। कोई भी टैलेंट मौत से नहीं डरता था, लेकिन बुढ़ापा, वह पूरी तरह से एक अलग मामला था। कई वर्षों में पहली बार टैलेंट्स के सदस्यों को डर लगने लगा। जिस क्षण से सीफर्ट ने वह वॉप गेट खोला था, उनका दिन जल्दी ही एक दुस्वप्न में बदल गया था। बच्चे कब से सिर फाड़ने लगे? जादुई शब्दों या हाथों के संकेतों के बिना मंत्र कब से डाले जाने लगे? नेगल के स्तर के सैनिक को हाथ हिलाकर मारने में सक्षम कोई व्यक्ति कैसे अस्तित्व में हो सकता है? अंतिम बात, किस तरह का राक्षस एक अज्ञात भयावहता, हॉरर को बुला सकता है? ब्लैक, पीछे हटो। रेड, इच्छा शक्ति से वार करो। व्हाइट, जब तक रेड का काम पूरा न हो जाए तब तक हमला रोके रखें। डर ने बरूट को कभी विचलित नहीं किया था और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। दोनों टीमों के मंत्रों की लहरों को बारी बारी से छोड़कर उसने उस राक्षस पर इतनी तबाही मचाने की योजना बनाई जिससे यह दुस्वप्न समाप्त हो जाए। जब ब्लैक टीम के चारों ने पीछे हटने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि काले तंतु ठोस हो गए थे। स्पिरिट मैजिक से लबरेज उन्होंने अपने शिकारों को वापस खींच लिया,
और आने वाले हमलों के खिलाफ उन्हें मांस की ढाल मीट शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया। पहली शॉकवेव आने के बाद ही लत समझ पाया कि उसने TF5 मंत्रों को बहुत कम करके आंका था। वे 4 शरीर अपनी तमाम जादुई सुरक्षाओं के बावजूद पहले हमले को रोकने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। बिजलियों की एक घनी श्रृंखला जिसने चारों टैलेंट्स को अंदर से उबाल दिया, जिससे वे झुलसी हुई लाशों चार्ड कॉप्सेस में बदल गए। रेड इकाई के दूसरे मंत्र ने उन्हें चीथड़ों में फाड़ दिया, जिससे लत को चकमा देने और अनगिनत विंड ब्लेड्स को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो पत्थर और मिट्टी को ऐसे काट रहे थे जैसे मक्खन पर गर्म चाकू। जिनसे वो बचने में कामयाब नहीं हुआ, वे उसके मांस में गहरे तक समा गए और हड्डियों के बीच जाकर ही रुके। घाव इतने व्यापक थे कि दर्द के रिसेप्टर्स को बंद नहीं किया जा सकता था, वरना उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता। ये देखकर कि राक्षस अभी भी जीवित है और 4 और टैलेंट्स मारे गए हैं, उनका डर निराशा डिस्पेयर में बदल गया, लेकिन इसने उन्हें रोका नहीं। युद्ध में रोने या शोक मनाने का समय नहीं था, केवल जीत या हार थी। बरूट और व्हाइट इकाई के अंतिम सदस्य ने भी अपने मंत्र छोड़ दिए। लत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, वह केवल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उड़ सकता था। उसने एक के बाद एक पत्थर की दीवारें खड़ी करने के लिए अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी, इस उम्मीद में कि दूरी और अस्थायी बाधाओं के बीच वो जीवित रहने में कामयाब हो जाएगा। वो जो कुछ भी था, वह ज्वालामुखी की ताकत के साथ टकराया। जिस जगह पर लत एक पल पहले तक था, वह बैंगनी लपटों के भंवर में बदल गया था, जो बड़ी हिंसा के साथ फटा, पत्थर की दीवारों को कंकड़ में बदल दिया और उन्हें ऐसे रौंद दिया जैसे वे केवल डोमिनो के मोहरे हों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लत ने मैजिक फ्यूजन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया, केवल अपनी वर्तमान और भविष्य की चोटों को ठीक करने के लिए लाइट फ्यूजन और अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए अर्थ फ्यूजन जारी रखी। उसके पास जो कुछ भी था वो उसकी गति पर केंद्रित था, बैंगनी लपटों द्वारा राख के ढेर में तब्दील होने से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद विस्फोट करीब आता ही गया। लत उससे बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। उसकी एकमात्र उम्मीद मंत्र के केंद्र एपिसेंटर से इतनी दूर जाना था कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन सब बेकार था। दूरी से भी, एक गोली से भी तेज चलते हुए लत जादुई जूतों और अर्थ फ्यूजन के बावजूद अपने पैरों को जला देने वाली चिलचिलाती गर्मी महसूस कर सकता था। जब लपटों ने उसे घेर लिया तो लत ने उड़ना भी बंद कर दिया और शॉकवेव को खुद को दूर ले जाने दिया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर ने लगभग उसके दिमाग को सुन्न कर दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक आखिरी जुए के रूप में उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, यहां तक कि सोलस की भी मदद ली, ताकि खुद को हवा की एक मोटी ढाल बैरियर के साथ सुरक्षित किया जा सके, जो लपटों को मोड़ने और सीधे संपर्क से बचने के लिए उसके शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रही थी। जबकि उसने खुद पर वाटर मैजिक का इस्तेमाल किया, जो किसी अन्य परिस्थिति में उसे जमा कर मार देता। उसके वाटर मैजिक मंत्र के बावजूद ढाल के अंदर की हवा इतनी तेजी से गर्म हो गई कि उसे अपने फेफड़ों और गले को जलने से बचाने के लिए सांस लेना बंद करना पड़ा। उसकी त्वचा छालों से ढक गई, उसके खुले घाव तुरंत जलकर बंद कॉटराइज्ड हो गए। दर्द इतना तीव्र था कि लत को रुला दिया, और वह इसके लिए खुश था, क्योंकि पलकों को शटर की तरह बंद रखने के बावजूद उसे डर था कि आंसुओं के बिना उसकी आंखें उबल सकती हैं। लत ने उस दहकते नरक में जो कुछ सेकंड बिताए वे घंटों जैसे लगे। वह लगातार दर्द के बंद होने की प्रार्थना कर रहा था, जबकि उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। जब यह आखिरकार खत्म हुआ तो वो जमीन पर गिर पड़ा और रुकने से पहले कई बार लुढ़का। ताजी हवा की पहली सांस जो उसने ली, वह उसके द्वारा ली गई अब तक की सबसे अच्छी सांस थी। उसकी सामान्य दृष्टि धुंधली थी, लेकिन लाइफ विजन ने उसे स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसके दुश्मनों का अभी भी कोई पता नहीं था। मरे हुए होने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उसे एक बार ढूंढ लिया था, वे इसे दोबारा कर सकते थे। लत ने तुरंत इन्विगरेशन का उपयोग करते हुए खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड एनर्जी के कारण उसके घाव सामान्य से बहुत तेजी से भर गए, हड्डियां जुड़ गईं और जलन बिना किसी निशान स्का छोड़े गायब हो गई। सोलस, उन कमीनों का कोई निशान? विस्फोट के कारण तुम कई सौ मीटर दूर चले गए हो, लेकिन वे तेजी से करीब आ रहे हैं। तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने से पहले ही वे यहां ब्लिंक कर देंगे। लानत है इस ब्लिंक को। मैं करीब नहीं जा सकता, जबकि वे कभी भी भाग सकते हैं। साथ ही दूर से वे मेरी फेंकी हुई हर चीज को चकमा दे सकते हैं या रोक सकते हैं। ये केवल कुछ समय की बात है जब तक वे मुझे मार नहीं देते। मेरे पास तरकीबें खत्म होने वाली हैं। मरने के लिए तैयार न होते हुए लत खड़ा हो गया और समाधान के लिए अपना दिमाग दौड़ाते हुए दुश्मनों का इंतजार करने लगा। भगवान की कसम, वो अभी भी जिंदा है।
बरूट और 3 जीवित बचे लोग ही टैलेंस में शेष थे। यह असंभव है। लेफ्टिनेंट कैलेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक वॉर मेज मंत्र था। उसे किलों को उड़ाने के लिए बनाया गया है और वह एक बच्चे को भी नहीं मार सका। वो कोई बच्चा नहीं है लेफ्टिनेंट, वह एक राक्षस है। मैं फिर से रेजिंग सन का उपयोग करूंगी। तुम तीनों उसे मुझे रोकने या भागने से किसी भी कीमत पर रोको। हम यह अपने गिरे हुए साथियों के ऋणी हैं। तीनों टैलेंस ने एक त्रिकोण का आकार फॉर्मेशन लिया, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं की। यदि 4 असफल रहे थे तो 3 के सफल होने का कोई कारण नहीं था। धत, इस दूरी पर मैं शक्तिहीन हूं। सोचो लथ, सोचो, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? कुछ तो होना चाहिए जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो केवल हम कर सकते हैं, जो उन्हें चौंका देगा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अभी भी उम्मीद थी। वो एयर फ्यूजन के साथ मंत्र जप रही महिला की ओर झपटा और फुल गार्ड का फिर से उपयोग किया ताकि कोई भी हलचल न छूटे। उन तीनों ने ब्लिंक किया, तंतुओं का शिकार न बनने के लिए हिट एंड रन रणनीति का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन लाइफ विजन और अपनी बढ़ी हुई गति के संयोजन के कारण लथ ये देखने में सक्षम था कि गेट्स कहां खुलेंगे और तदनुसार प्रतिक्रिया दी। उसने दिशा बदली, निकटतम गेट की ओर लक्ष्य किया और दुश्मन के प्रकट होने से पहले अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। उस प्रहार ने टैलन की श्वास नली ट्रकिया को कुचल दिया, यहां तक कि इस प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। लथ आगे बढ़ता रहा, जबकि महिला अभी भी खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। बाकी बचे 2 टैलेंस ने सहज बोध से प्रतिक्रिया दी, ये सोचकर कि उनके साथी से बस चूक हो गई है और लक्ष्य हाथ से निकल गया है। उन्होंने एक साथ ब्लिंक किया, एक लक्ष्य के सामने और दूसरा उसकी पीठ पर, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह उनके लिए तैयार था। लथ ने उन्हें गले से पकड़ लिया। उसके हाथ शिकंजे वाइस की तरह मजबूत थे और अपनी कलाइयों के एक झटके के साथ उनकी गर्दन तोड़ दी। दूरी के कारण बरूट मुश्किल से ही समझ पाए कि क्या हुआ था। सालों पहले क्वीन की तरह लथ की गतिविधियां केवल एक धुंधली छवि की तरह दिखाई दी, लेकिन सालों के प्रशिक्षण ने उसे भाग जाने के लिए कहा। लथ की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जबकि उसकी स्पिरिट मैजिक अंतिम दुश्मन के चारों ओर लिपट रही थी। उसने उसे मंत्र डालने या जादुई अंगूठियों का उपयोग करने से रोकने के लिए उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया और साथ ही उसका गला घोंटने लगा। भले ही बरूट बात करने में सक्षम होती, लथ सुनने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि यदि वह एक अवेकन्ड न होता तो वो पहले ही कई बार मर चुका होता। वो उससे और उसकी काबिलियत से डरता था। उसे जीवित रहने देना बहुत बड़ा जोखिम था। उसके हाथों और मुंह को रोकने से वह फर्स्ट मैजिक का उपयोग करने से नहीं रुकती, और न ही उसे इस बात का कोई अंदाजा था कि मौका मिलने पर वह उसके खिलाफ किस तरह के आर्टिफैक्ट का उपयोग कर सकती है। अपनी मुट्ठी भींचकर लिथ ने बेरूट का सिर कुचलने से पहले उसे हवा में उठा लिया। ये जांचने के बाद कि कोई भी दुश्मन अब जीवित नहीं है, लथ ने जीत की हंसी बिखेरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। ये पहली बार था जब मुझे इतना जुआ खेलना पड़ा। इन लोगों की ताकत और टीम वर्क अविश्वसनीय था। आखिर वे कौन थे? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। सोलस खुशी से झूम रही थी। एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो और बिल्कुल सुरक्षित हो। खैर, लगभग से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बाल। लथ का हाथ उसके सिर पर गया और उसे पता चला कि वह लगभग गंजा हो गया था। इन्विगरेशन के साथ उसने पाया कि उसके बाल लगभग जड़ तक जल गए थे। पिछली बार मुझे वे वापस कैसे मिले थे? मनोहर, सोलस ने कहा, जैसे कि इसी ने सब स्पष्ट कर दिया हो। खुद को देखते हुए लथ ने पाया कि उसकी अधिकांश वर्दी गायब थी। कटने और जलने के कारण वह लगभग नग्न जैसा ही था। किसान के कपड़ों में तेजी से बदलाव करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक और समस्या थी। सोलस, तुम्हें कोई अंदाजा है कि हम कहां हैं? नहीं। तुम्हारा क्या? खैर, मुझे पता है कि काई मॉस पेड़ों के उत्तर की ओर उगती है। हाँ, बहुत बुरा कि यह एक घास का मैदान है। उसने कटाक्ष किया और मैं व्यंग्य कर रहा था। बिना किसी स्थल चिन्ह लैंडमार्क के नक्शे बेकार हैं। हम एकेडमी और कंड्रिया के बीच कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। लथ को नहीं पता था कि सोलस ने क्या गौर किया है, लेकिन वह पूछने के लिए नहीं रुका। वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ा और ऊंची जगह पाने के लिए उड़ान भरने का मंत्र डाला। टैलेंस की लाशें फट गईं और पीछे कुछ नहीं बचा। मेरा लूट का माल, लथ चिल्लाया। जैसे ही तुमने उस महिला को मारा, मैंने देखा कि उनके उपकरणों के चारों ओर माना में कुछ बदल गया है। पहले मुझे लगा कि यह किसी तरह की सुरक्षा है जो उपयोगकर्ता की मृत्यु से कमजोर हो रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऊर्जा घटने के बजाय वास्तव में ओवरलोड हो रही थी।
वे निश्चित रूप से एक सावधान गिरोह थे, उसकी किसे परवाह है? ये सारा काम बेकार गया। क्या तुमने अभी अपनी जान को बेकार कहने की हिम्मत की? सोलस वास्तव में गुस्से में लग रही थी। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। धत, हम आखिर हैं कहां? लथ ने विषय बदलने का फैसला किया। अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले लड़ने की जगह से दूर जाना चाहिए। लथ के लिए यह समझाना मुश्किल होगा कि 6 विशेषज्ञों की टीम कैसे मर गई जबकि एक साधारण छात्र जीवित बच गया। सबसे सरल स्पष्टीकरण यह कहना था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अज्ञात हमलावरों से बचने में मदद करने के बाद कॉप्स के साथ क्या हुआ। आत्मविनाश के तंत्र, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म ने निश्चित रूप से उसकी जेब पर चोट की थी, लेकिन कम से कम जो वास्तव में हुआ था उसे छिपाने में मदद मिली। कॉप्स से जुड़ी लड़ाई में यह तथ्य कि मृत शरीरों में से कई की गर्दन टूटी हुई थी और सिर फटे हुए थे, हथियारों के निशान के बजाय, बहुत अजीब लगता। यदि तुम इसके बारे में सोचो तो यह एक वरदान जैसा है, सोलस ने इशारा किया। यदि उपकरण शवों के साथ रह जाते और तुम उन्हें लूट लेते तो यह उचित ठहराने का कोई तरीका नहीं था कि एक नग्न इकाई कॉप्स के बराबर कैसे लड़ सकती है। लथ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए टैलेंट्स के सबसे अच्छे सुसज्जित सदस्यों को गायब करना और अधिक संतुलित संघर्ष का नाटक करना काफी आसान होता। जिस दिशा में उसने सोचा था कि वो दक्षिण दक्षिण पूर्व है, उस दिशा में कुछ देर तक उड़ने के बाद लथ पेड़ों के एक समूह के पास उतरा। वहां उसने अपनी वर्दी निकाली, इस उम्मीद में कि उसकी स्वयं मरम्मत जादू, सेल्फ रिपेयर मैजिक, उसे थोड़ा कम फटा हुआ बना दे। उस बिंदु पर उसे बस किसी के ध्यान देने का इंतजार करना था कि वह गायब हो गया है। सबसे पहले उसने अपने भंडार से बहुत सारा खाना खाया ताकि इतने बड़े घावों को ठीक करने के बाद शरीर के द्रव्यमान के नुकसान की भरपाई की जा सके। फिर लथ ने अगला घंटा एक्यूमुलेशन का उपयोग करते हुए बिताया। अपने माना कोर को परिष्कृत करते हुए लथ ने लड़ाई पर विचार किया। T5 जादू के बारे में जो कुछ भी उसने खोजा था उसका विश्लेषण किया, उसे दोबारा उत्पन्न करने का तरीका खोजा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उससे बचाव कैसे किया जाए। T5 का जादू उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे उसने अब तक सीखे गए अन्य सभी मंत्र पार्लर ट्रिक्स जैसे लग रहे थे। लथ ने जो समझा था उसके अनुसार T5 भारी मात्रा में वर्ल्ड एनर्जी लेने में सक्षम था। भले ही माना को कितना भी मजबूत क्यों न हो, केवल एक बार उन बैंगनी लपटों को पैदा करने से जादूगर को थक जाना चाहिए था। फिर भी वो जादूगरनी बिल्कुल ठीक लग रही थी। कम समय में ऐसे मंत्र को 2 बार डालने में सक्षम होने का मतलब था कि उसके शरीर पर बोझ सीमित था। हमें भी ऐसा ही करने का तरीका सीखना होगा, अन्यथा अगली बार जब ऐसा होगा, यदि हमारा प्रतिद्वंद्वी थोड़ा अधिक मजबूत या भाग्यशाली रहा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। 2 घंटे के बाद उसे अभी तक कोई समाधान नहीं मिला था, लेकिन उसका कम्युनिकेशन एम्यूलेट आखिरकार सक्रिय हो गया। ये फोन जैसा नहीं था, इसमें घंटी नहीं बजती थी या कंपन नहीं होता था। जब कोई कॉल आता तो उपयोगकर्ता को अपनी चेतना में एक खिंचाव महसूस होता, जैसे आपको अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आ गया हो। यह इतनी तेज भावना थी कि किसी को भी गहरी नींद से जगा सकती थी। लथ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वो बेहोश रहने का आभास देना चाहता था। लथ, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, वो लिंजोस था। मैंने कैप्टन वलैग्रोस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अभी तक कंड्रिया क्यों नहीं पहुंचे? हेडमास्टर, लथ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, भ्रमित होने का नाटक किया, जैसे वह अभी अभी जागा हो। हे भगवान, लथ, तुम्हारी वर्दी को क्या हुआ? जवाब देने से पहले उसने अपनी कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसे वापस पहन लिया था। लथ ने एक लंबा विराम लिया, जैसे वह याद करने की कोशिश कर रहा हो। ओह भगवान, कैप्टन और उनके सैनिक खतरे में हैं, उन्हें मदद चाहिए। आपको जल्दी करनी चाहिए। वो घबराया हुआ लग रहा था, हर शब्द पर हकला रहा था। एक छोटे से मंत्र की मदद से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शांत हो जाओ बेटा, एक गहरी सांस लो, लथ ने निर्देशानुसार किया, और कुछ समय बाद वह लिंजोस को बता पाया कि क्या हुआ था। कहानी के उसके संस्करण में वॉर्प स्टेप्स का उपयोग करने के बजाय दुश्मन जमीन के नीचे से निकले थे। आखिरी चीज जो लथ को याद थी, वो बेहोश होने से पहले कुछ बैंगनी लपटों की चपेट में आना था। बैंगनी लपटें? लिंजोस हैरान थे। मैं बहुत कम ऐसे मंत्रों को जानता हूं जो इतनी विनाशकारी शक्ति पैदा करने में सक्षम हों। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। कैप्टन ने तुम्हें बचाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया होगा, लेकिन नुकसान बहुत अधिक था और तुम बेहोश हो गए। फिर वो लड़ाई में वापस जाने से पहले तुम्हें सुरक्षा में ले आए होंगे। लथ ने हेडमास्टर की बातों पर सिर हिलाते हुए आह भरी। जब मुझे नहीं पता वाला कार्ड खेलना हो तो हमेशा दूसरे पक्ष को खाली जगह भरने देना बेहतर होता है।
उसने जितने कम विवरण दिए, खुद के विरोधाभासी होने की संभावना उतनी ही कम थी। क्या तुम इस समय अकेले हो? लत ने जवाब देने से पहले अपने परिवेश को दाएं और बाएं देखा। हाँ, और मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कहाँ हूं। एकमात्र चीज जो मुझे यकीन है कि वह यह है कि यह वही जगह नहीं है जहां हम पर हमला हुआ था। अब मैं क्या करूं? तुम वहां नहीं रह सकते, ये बहुत खतरनाक है। इस बिंदु पर यह मान लेना सुरक्षित है कि कैप्टन वलैग्रोस या तो मर चुके हैं या असमर्थ हैं। यदि वो मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमलावर अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। एक पल विचार करने के बाद लिंजोस फिर बोले, डूबते हुए सूरज का पीछा करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ो। जब तक कि कैप्टन ने तुम्हें बहुत दूर वॉप न किया हो, तुम्हें डलिलीन नदी मिल जाएगी। नदी का पीछा करते हुए तुम्हें कोई न कोई बस्ती मिल ही जाएगी। यह मत कहना कि तुम कंड्रिया जा रहे हो। जानकारी बंद, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट होने के बावजूद क्षेत्र में हर कोई जानता है कि इसके साथ कुछ गलत है। तुम पर शक बढ़ जाएगा। दिशा निर्देश मांगे, लेकिन पबी शहर के लिए। यह क्वारंटीन क्षेत्र के बाहर है, लेकिन कंड्रिया के करीब है और मुख्य व्यापारिक मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क के संकेत आपको अपने असली गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। पहुंचते ही मुझे सूचित करना। लत ने सिर हिलाया, फिर उड़ान भरने से पहले कॉल काट दिया। नक्शों से हमें नदी के बारे में पहले से ही पता था। लिंजोस की योजना बिल्कुल हमारी जैसी ही है, सिवाय इसके कि हम सीधे कंड्रिया के बारे में पूछते। तुमने उसकी मदद क्यों मांगी? सोलस के सवाल ने लत को आह भरने पर मजबूर कर दिया। वह अभी भी बहुत मासूम थी। क्योंकि मुझे 12 साल का बच्चा होना चाहिए जो एक ऐसे घात से स्तब्ध है जिसमें वह मुश्किल से बचा है। मुझे कमजोर और भ्रमित दिखने की जरूरत है, न कि एक ठंडे खून वाली मशीन की तरह। लत ने लिंजोस के निर्देशों का पालन किया। पहले डलिलीन नदी और बाद में एक खेत को आसानी से ढूंढ लिया। भाग्य के एक झटके के कारण पबी की तलाश करते हुए वह मुख्य सड़क पर पहुंच गया। उसके बाद कंड्रिया के बाहरी इलाके में पहुंचना बस कुछ ही मिनटों की बात थी। लाइफ विजन के कारण लत अपने सामने वाले स्थान में अदृश्य ऊर्जा रेखाओं को देख पा रहा था, जो बैरिकेड्स और सड़क जाम से आगे तक फैली हुई थी, जो अभी भी बहुत दूर थे। यह उन हत्यारों द्वारा कॉप्स की टीम को फंसाने के लिए उपयोग किए गए अरे के समान है, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल है। सोलस ने गौर किया। मुझे संदेह है कि यह हवा और स्थानिक जादू को रोकने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन हमने फाइल से जो पढ़ा और तुम्हारी पृथ्वी की यादों के आधार पर मैं कहूंगी कि यह मान लेना सुरक्षित है कि यह संचार कम्युनिकेशंस को भी रोक सकता है। यह समझ आता है। लत सहमत हुआ, जबकि उसका दिमाग घूम रहा था। यदि सोलस सही थी और वह इस पर अच्छे पैसे लगा सकता था, तो वह खुद को भेड़िए के मुंह में झोंकने वाला था। बाहरी दुनिया से अलग होने के बाद अनगिनत चीजें गलत हो सकती थी। उसके व्यामोह पैरानोया के लिए ऐसी स्थिति के लिए कम से कम 1 दर्जन आपातकालीन योजनाओं कंटिंजेंसी प्लान्स की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास वास्तव में केवल एक ही थी। लत ने लिंजोस को अपने आगमन की सूचना दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने अपनी स्थिति का एक रिकॉर्ड छोड़ दिया है। गद्दार ये एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जिनसे उसे सावधान रहना था। उन सभी के रिश्तेदार और दोस्त भी थे जिनसे वह व्हाइट ग्रिफिन में अपने समय के दौरान भिड़ा था। लत जानता था कि उनमें से कई के लिए वह उनके गौरव और प्रतिष्ठा पर एक दाग था। सामान्य तौर पर कोई भी एक बेशकीमती छात्र को छूने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक क्वारंटीन क्षेत्र ऐसी जगह थी जहां कानूनों और सामान्य ज्ञान का बहुत कम मूल्य था। जो लोग आम लोगों को कंकड़ समझते थे, वे अनिवार्य रूप से दुर्घटनाएं पैदा करने के लिए ललचाएंगे। साथ में सुरक्षा दल न होने के कारण स्थिति और जटिल हो गई थी। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह जानता हो या जिस पर वह भरोसा कर सके, और एकमात्र उत्तरजीवी होने के कारण संदेह पैदा होना तय था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तविक थे या अवसर का मामला, कोई उनकी मौत का इल्जाम उस पर मरने की कोशिश कर सकता था। मैं सुपरवाइजर और क्वीन को तुम्हारे आगमन की सूचना दूंगा। घेरे पेरीमीटर के करीब पहुंचो, लेकिन खुद से प्रवेश करने का प्रयास मत करना। सैनिकों के पास सख्त आदेश हैं। महामारी ने सभी की नसों को तनाव में डाल दिया है। पहचान के प्रमाण के रूप में अपनी वर्दी का उपयोग करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आखिरकार लिंजोस एक अच्छा आदमी है। क्वीन को कॉल करने का मतलब है कि उसके पास भी अपने हिस्से के संदेह हैं और वो अनावश्यक परेशानियों से बचने की कोशिश कर रहा है। उस दूरी से भी लत देख सकता था कि क्षेत्र की कितनी भारी सुरक्षा की गई थी। वहां एक 10 मीटर ऊंची दीवार थी जो जहां तक नजर जा सकती थी उस क्षेत्र को घेरे हुए थी। लाइफ विजन ने उसे दिखाया कि कई सैनिक और कुछ जादूगर उसके पीछे छिपे हुए थे। लत पूरी गति से आगे उड़ा, ये दिखावा करते हुए कि उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जैसे ही उसने अरे में प्रवेश किया, उसका मंत्र गायब हो गया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। लत ने लैंडिंग को नरम करने की कोशिश की थी, लेकिन निम्न स्तर का अर्थ मैजिक भी अवरुद्ध लग रहा था।
उस प्रभाव ने उसकी सांसें रोक दी और इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, किसी ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया, उसके हाथ बांध दिए, जबकि कई ब्लेडों ने उसकी गर्दन को छुआ और उसकी अस्वाभाविक रूप से कठोर त्वचा में भी छेद कर दिया। खून की छोटी छोटी बूंदें उसके सिर की ओर बहने लगी। यार, मुझे हमेशा सही होने से नफरत है। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? लत की पीठ के पीछे से एक कड़क आवाज आई। मैं लूशिया से लत हूं, महारानी की सेवा में व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी से आ रहा हूं। लत बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में गुस्से से उबल रहा था। उसने उम्मीद की थी कि कोई आकर उसकी पहचान करेगा, न कि उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाएगा। सच में? आवाज ने उपहास किया। तो फिर तुमने किसानों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? व्हाइट ग्रिफिन कब से इतना नीचे गिर गया है कि वे अब वर्दी तक नहीं दे सकते? एक पल के लिए लत का मन हुआ कि वह अपनी ताकत से रस्सियों को तोड़ दे और फिर उनके मुंह से उनकी आंतें बाहर निकाल ले। शांत रहो, बेवकूफ। ये तुम्हारा गांव या एकेडमी नहीं है। बाहरी दुनिया में तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मेरी वर्दी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने शांति से उत्तर दिया। जो कुछ बचा है वो मेरे कंधे पर है। हेडमास्टर लिंजोस को अब तक आपके सुपरवाइजर से संपर्क कर लेना चाहिए था। किसी ने उसकी तलाशी ली, जबकि दूसरे हाथ ने उस चित्रे को उठा लिया जो उसकी वर्दी थी। उसकी उंगली पर होने के नाते सोलस देख सकती थी कि उन 3 लबादा ओढ़े जादूगरों में से एक ने मंत्र डाला। इससे लत और वर्दी एक ही समय में हल्की चमक छोड़ने लगे। जादूगरों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया, फिर लत को खड़ा होने दिया। अद्भुत! ऐसा लगता है कि किसी जादुई वस्तु और जिस पर उसका निशान है, उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करने का एक तरीका है। लत ने उसका उत्साह साझा नहीं किया। वह अपने पकड़ने वालों को देखने में अधिक रुचि रखता था। वहां 5 सैनिक और 3 जादूगर थे। वे सभी अलग अलग कद और बनावट के थे, लेकिन लगभग एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे सभी स्पष्ट रूप से एक सैन्य इकाई का हिस्सा थे। उन सभी ने चमड़े के जूते, भूरे रंग की लिनन पैंट और शर्ट, चमड़े के दस्ताने और कुछ ऐसा पहना था जो प्लेग डॉक्टर के मुखौटे जैसा दिखता था, जिससे उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि जादूगरों ने लबादा पहना था, जबकि सैनिकों के पास हथियार और धातु की एक पतली कवच ब्रेस्ट प्लेट थी। क्षमा करें, श्रीमान, सैनिकों में से एक ने कहा। उसकी आवाज मुखौटे के कारण विकृत थी। लेकिन यह पहचान का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उचित मंजूरी के बिना कोई भी क्वारंटीन क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। जादूगरों में से एक ने एक कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकाला, जिसमें से 30 के दशक के उत्तरार्ध के एक सुंदर व्यक्ति का छोटा होलोग्राम निकला। उसके घने सुनहरे बाल और दाढ़ी थी और चेहरे पर एक सख्त भाव था जो पूर्ण आज्ञाकारिता के आदि व्यक्ति का होता है। तुमने अपना पद क्यों छोड़ा, सार्जेंट? हमारी सीमा का उल्लंघन हुआ है, श्रीमान। हम वर्तमान में इससे निपट रहे हैं। इससे इट, जिस तरह से उन्होंने उस शब्द का उच्चारण किया था, उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक चीज के रूप में संबोधित किया था। लत के कानों को वह अशुभ लगा। क्या वह एक लंबा बच्चा है जिसने किसानों जैसे कपड़े पहने हैं, जिसका सिर गंजा है और फटी हुई व्हाइट ग्रिफिन की वर्दी है? यदि सार्जेंट सटीक विवरण से हैरान था, तो उसने इसे चेहरे पर नहीं आने दिया। बिल्कुल, श्रीमान, उसे मेरे पास लाओ। लत ने उस छोटी सी बातचीत का उपयोग अपने हाथों को बांधने वाली रस्सियों पर इन्विगरेशन का उपयोग करने के लिए किया। उनमें कोई जादू नहीं था और इससे उसने राहत की सांस ली। यदि आवश्यकता पड़ी तो वह आसानी से खुद को मुक्त कर सकता था। जादूगरों में से एक ने अपने लबादे के नीचे से दस्ताने और एक मुखौटा निकाला और लत को पहना दिया। चोंच जैसे मुखौटे में 2 छोटे छेद थे, जहां से हर सांस के साथ हवा अंदर आती थी, जिससे एक फुफकार की आवाज आती थी। लत को ऐसा आभास हुआ कि उसकी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है। हवा में अब कोई गंध नहीं थी, सिवाय किसी तरह के कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट के। ये चीज किसी तरह का गैस मास्क होना चाहिए, उसने सोचा। स्थिति मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खराब होनी चाहिए। अगर कंड्रिया से इतनी दूर भी कोई इसके बिना चलने की हिम्मत नहीं करता। सैनिकों ने खुद को इस तरह तैनात किया कि 2 लत के आगे चल रहे थे, 2 पीछे जादूगरों के साथ और एक उसके बगल में रस्सियों को पकड़े हुए था। एक बार जब वे चेक पॉइंट पार कर गए, तो लत एक छोटे शहर के आकार का सैन्य शिविर देख सकता था जो दीवार के पीछे तैनात था। इसमें कई तंबू, टेंट्स थे जो 2 ब्लॉकों में विभाजित थे। एक ब्लॉक में केवल गोलाकार तंबू थे जो विभिन्न ऊंचाई और आकार के थे, लेकिन कोई भी एक घर से बड़ा नहीं था। दूसरा ब्लॉक और भी अंदर स्थित था। इसकी सुरक्षा दीवार की तरह ही कड़ी थी और इसमें केवल बड़े आयताकार तंबू थे। सबसे छोटा भी कम से कम 100 वर्ग मीटर बड़ा था। शिविर के प्रत्येक तंबू के प्रवेश द्वार के पास छोटे झंडे थे जो शायद उसके उद्देश्य को दर्शाते थे। लत को एक छोटे गोलाकार तंबू में ले जाया गया जो लगभग 2.5 मीटर ऊंचा था और उसका व्यास 5 मीटर था, जिसे त्रिकोणीय सुनहरे झंडों से चिन्हित किया गया था। अंदर की जगह पूरी तरह से रोशन थी,
छत पर कुशलता से लगाए गए चमकते रत्नों के लिए धन्यवाद। फर्श पूरी तरह से एक मोटे कालीन से ढका हुआ था, जिसने उनके कदमों की आवाज को दबा दिया था। एक ठोस लकड़ी की मेज के पीछे बैठा वह आदमी था जिसे लत ने पहले होलोग्राम में देखा था। उसके दाईं ओर एक आदमी था जो लगभग 1.9 मीटर लंबा था, जिसके कंधे तक घने काले बाल और बर्फ जैसी नीली आंखें थी। उसने बिल्कुल वैसी ही कॉप्स की वर्दी पहनी थी जैसी वलैग्रोस पहनता था। लत ने अनुमान लगाया कि वह भी एक कैप्टन ही होगा। सैनिकों ने उसे तंबू के बीच में छोड़ दिया, उसके हाथों को मुक्त किए बिना, और फिर चले गए। जिस क्षण उनके बीच का पर्दा बंद हुआ, हर कदम पर उनके हथियारों से होने वाली खड़खड़ाहट गायब हो गई। तंबू स्पष्ट रूप से ध्वनि रोधी, साउंड प्रूफ था। धत, आखिर क्या हो रहा है? मुझे एक सम्मानित अतिथि होना चाहिए, कैदी नहीं। लत हर पल और अधिक घबरा रहा था, लेकिन वह केवल इसे बर्दाश्त ही कर सकता था। क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? उसने दोनों आदमियों की ओर बढ़ते हुए पूछा। खामोश, सवाल मैं पूछता हूं। सुनहरे बालों वाले आदमी ने खड़े होकर मेज पर अपनी मुट्ठी दे मारी। लत को हवा का एक शक्तिशाली प्रवाह महसूस हुआ जो ऊपर से उस पर दबाव डाल रहा था, उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। लत मंत्र की शक्ति के आगे थोड़ा झुका, लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी इस विद्रोही प्रवृत्ति ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। आदमी ने अपना हाथ हिलाया और लत को लगा जैसे किसी अदृश्य मूके ने उसके जबड़े पर प्रहार किया हो, जिससे वो जमीन पर गिर गया। कॉप्स का कैप्टन थोड़ा कड़ा हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब मुझे बताओ कि वलैग्रोस और उसके आदमियों के साथ क्या हुआ? सुनहरे बालों वाले आदमी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई थी। खड़ा होने से पहले लत ने उसे वही कहानी दोहराई जो उसने लिंजोस को बताई थी। कैसे वे व्हाइट ग्रिफिन से रवाना हुए, अज्ञात हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जब तक कि वह बैंगनी लपटों की चपेट में नहीं आ गया और बेहोश नहीं हो गया। लत को बार बार अपनी कहानी दोहराने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी बात नहीं काटी। जब आदमी का गुस्सा चरम पर था और वह लत को फिर से मारने ही वाला था, कैप्टन ने उसका हाथ रोक दिया। बहुत हुआ, कर्नल वरीग्रेव। लड़का पहले ही आपके सवालों का जवाब दे चुका है। मैं अपनी क्वीन के सम्मानित अतिथि के साथ और अधिक उत्पीड़न की अनुमति नहीं दूंगा। कैप्टन की दुबली बनावट के बावजूद वरीग्रेव उसकी पकड़ से बचने में असमर्थ था। मुझे तुरंत छोड़ो, कैप्टन किलियन। यह एक सैन्य अभियान है और यह मेरा शिविर है। मैं केवल राजा को जवाबदेह हूं। किलियन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वरीग्रेव की बांह मरोड़ दी और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। गलती मत करो, तुम उन्हें ही जवाब दोगे। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और तुम निराधार आरोपों पर काम कर रहे हो। वरीग्रेव ने हुंकार भरी। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं यह मान लूं कि वलैग्रोस जैसा आदमी मर गया, उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और वह गद्दार अदना सा लड़का बेदाग निकल आया? क्या ये संदिग्ध नहीं है? गुस्से ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। वह हर शब्द पर अपने दांत पीस रहा था। मैं जानता हूं कि तुम और वलैग्रोस सगे भाइयों जैसे थे, लेकिन तुम जो कुछ भी करोगे वो उसे वापस नहीं ला सकता। अब समझदारी की बात सुनो और हीलर को जाने दो। तब तक नहीं जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते। वरीग्रेव गुर्राया। ये देखते हुए कि तर्क करना असंभव है, किलियन ने अपना कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकाला। एक सेकंड बाद भी नहीं, उसमें से एक अज्ञात चेहरा दिखाई दिया, जिससे वरीग्रेव पीला पड़ गया। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अच्छी खबर है, किलियन, ताबीज वाले आदमी ने कहा। दुख की बात है कि नहीं, मेरे महाराज। फिर भी एक मामला है जिस पर आपके ध्यान की आवश्यकता है। लत मन ही मन मुस्कुराया। वरीग्रेव का चेहरा कांपते हुए देखकर जब किलियन ने जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट दी। राजा लत की ओर मुड़ा, जिसे तब एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसे देख सकता है, और तुरंत घुटने टेक दिए। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, मेज लत। खड़े हो जाओ। उसके नाम नमस्ते। मैंने आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को पूरी तरह से जांच लिया है और वर्तनी, स्पेलिंग्स, व्याकरण और टाइपिंग की सभी त्रुटियों को सुधार कर इसे एक सुव्यवस्थित रूप में दोबारा लिख दिया है। संशोधित एवं शुद्ध पाठ। मैं जानता हूं कि तुम और वलैग्रोस सगे भाइयों जैसे थे, लेकिन तुम जो कुछ भी करोगे वो उसे वापस नहीं ला सकता। अब समझदारी की बात सुनो और हीलर को जाने दो। तब तक नहीं जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते। वरीग्रेव गुर्राया। ये देखते हुए कि तर्क करना असंभव है, किलियन ने अपना कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकाला। एक सेकंड बाद भी नहीं, उसमें से एक अज्ञात चेहरा दिखाई दिया, जिससे वरीग्रेव पीला पड़ गया। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अच्छी खबर है, किलियन, ताबीज वाले आदमी ने कहा। दुख की बात है कि नहीं, मेरे महाराज। फिर भी एक मामला है जिस पर आपके ध्यान की आवश्यकता है। लत मन ही मन मुस्कुराया।
वरीग्रेव का चेहरा कांपते हुए देखकर जब किलियन ने जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट दी। राजा लत की ओर मुड़ा, जिसे तब एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसे देख सकता है, और उसने तुरंत घुटने टेक दिए। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, मेज लत। खड़े हो जाओ। उसके नाम और मेज की उपाधि को स्वीकार करके, जबकि लत सिर्फ एक छात्र था, राजा उसे बहुत बड़ा सम्मान दे रहे थे। लत ये जानता था और खड़े होने से पहले कुछ सेकंड तक घुटने टेके रहा। धन्यवाद महाराज। किलियन, मेज लत को अस्पताल ले जाओ। बहुत कुछ करना है और तुमने पहले ही उसका बहुत समय बर्बाद कर दिया है। वरीग्रेव और मुझे बात करनी है। कृपया हमें अकेला छोड़ दें। किलियन ने झुककर लत के हाथ खोल दिए। फिर उन दोनों ने अपना मुखौटा पहना और तंबू से बाहर निकल गए। मेरे महाराज, कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। आप उसे क्यों जाने दे रहे हैं? वह एक गद्दार आम नागरिक के अलावा और कुछ नहीं है जिसने ताज के कई वफादार सेवकों की मृत्यु का कारण बनाया है। और अगर उसने नहीं भी किया तो वह भला क्या कर सकता है? वह सिर्फ एक बच्चा है। वह वहां कैसे सफल हो सकता है जहां राज्य के सबसे अच्छे हीलर्स विफल रहे हैं? यह असंभव है। मैं इस पर अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं। राजा ने जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए चुपचाप उसे देखा। वरीग्रेव के तंबू से बाहर निकलने के बाद लत ने कैप्टन किलियन एलोरियर को अपना परिचय दिया। उसे पता चला कि महारानी के कॉर्प्स में रैंक सेना से अलग थी। विशिष्ट दस्ते, एलीट स्क्वाड्स होने के नाते प्रत्येक इकाई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति थी, और इसमें 5 सैनिक और 1 कैप्टन शामिल थे। प्रत्येक कैप्टन केवल महारानी को ही जवाबदेह था, इसलिए उनके साधारण व्यवहार के बावजूद किलियन और वेलाग्रोस दोनों ही बड़ी हस्तियां थे। किलियन ने लित को समझाने की कोशिश की कि वेलाग्रोस की कथित मृत्यु के बारे में जानने के बाद से वरग्रेव कैसे शोक में डूबा हुआ था। उन दोनों ने अपना सैन्य करियर एक साथ शुरू किया था और सालों तक सुख दुख में साथ रहे थे, इससे पहले कि उनके रास्ते अलग हो गए। लत ने समय समय पर विनम्रता से सिर हिलाया, मुखौटे का आभारी रहा कि उसने उसके बेपरवाह भाव को छिपा लिया। वो दुख और नुकसान के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, फिर भी उसने कभी भी महज एक संदेह के आधार पर किसी पर हमला नहीं किया था। उसके दिमाग में वरीग्रेव का भाग्य तय हो चुका था। वो वर्तमान कार्य में अपनी सफलता का उपयोग अपने इनाम के हिस्से के रूप में मुआवजे की मांग करने के लिए करेगा। यदि वह अल्पावधि में असंभव या बहुत समस्याग्रस्त निकला तो लत बस इसे टाल देगा। उसने हमेशा प्रतिशोध को ऐसी चीज माना है जिसे ठंडा करके परोसा जाना सबसे अच्छा होता है। इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। किलियन द्वारा लत से वरीग्रेव को माफ करने के लिए कहने और लत द्वारा ऐसा करने पर विचार करने का नाटक करने के बाद किलियन उसे दूसरे ब्लॉक की ओर ले गया। पहला ब्लॉक वह है जहां सैनिक और कर्मचारी रहते हैं। इसके बजाय दूसरा वह है जहां अस्पताल और अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थित हैं। हमारे पास हीलर्स और कीमियागर, एल्केमिस्ट्स हैं जो प्लेग के उन पीड़ितों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम स्थिर करने में कामयाब रहे, या कम से कम यही योजना थी। सच्चाई यह है कि 1 महीने के बाद भी किसी को समझ नहीं आया कि प्लेग वास्तव में क्या है। अब तक लाइट मैजिक पूरी तरह से बेकार है, जबकि कीमिया, एल्केमी कुछ हद तक काम करती दिख रही है, लेकिन केवल उपशामक देखभाल, पैलिएटिव केयर के रूप में। ये लक्षणों का इलाज करता है, कारण का नहीं। लत ने प्लेग के बारे में जितना अधिक सीखा, वो उसके पुराने चिकित्सा मामलों में से एक जैसा लगने लगा। उसे भरोसा था कि वो निदान, डायग्नोसिस और इलाज दोनों देने में सक्षम होगा, एक उचित इनाम के लिए बेशक। बस जिज्ञासावश उसने पूछा, पहले ब्लॉक में त्रिकोणीय झंडे का मतलब आवासीय तंबू है ना? फिर हीरे और आयताकार झंडे किसके लिए हैं? तुम्हें क्या लगता है? उसकी फाइल पढ़ने के बावजूद किलियन अभी भी हैरान था कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी लत के पास छोटी छोटी बातों पर गौर करने की मानसिक उपस्थिति थी। खैर, चूंकि यहाँ डायमेंशनल आइटम्स काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि एक भोजन की आपूर्ति के लिए है और दूसरा हथियारों के लिए। सही। और यदि आप सोच रहे हैं तो सुनहरा झंडा कमांडिंग ऑफिसर के लिए है, चांदी अधिकारियों के लिए और कांस्य सैनिकों के लिए। लत ने अपना कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे के भीतर स्थान पूरी तरह से सील था, जिससे उसके पॉकेट डायमेंशन तक पहुंच नहीं मिल पा रही थी। फिर उसने फर्स्ट मैजिक का उपयोग करने की कोशिश की और पाया कि एलिमेंटल मैजिक भी काम नहीं कर रहा था। अरे ने शुद्ध माना और वर्ल्ड एनर्जी के बीच के संबंध को जाम कर दिया था, जिससे वो लगभग शक्तिहीन हो गया था। मैंने पहले यह भी देखा कि जादू और जादुई वस्तुएं यहां काम नहीं करती हैं। फिर भी कर्नल को मुझे मारने पीटने में कोई परेशानी नहीं हुई और आप राजा से संपर्क करने में सक्षम थे। ये कैसे संभव है? किलियन उस मासूम सवाल पर मुस्कुराया। वो लगभग भूल ही गया था कि उनका सम्मानित अतिथि केवल एक बच्चा था, जिसे शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंड्रिया के आसपास का अरे कोई वार्डन मंत्र नहीं है।
अन्यथा ये दोस्तों और दुश्मनों के बीच कोई भेद नहीं करता। ये ताज के खजानों में से एक द्वारा बनाया गया है, जिसे स्मॉल वर्ल्ड कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक विस्तारित स्थान बनाता है जिसके भीतर जो इसकी आधारशिला कीस्टोन रखता है वह अपनी मर्जी से जादू के नियमों को बदल सकता है। कर्नल आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करता है, इसलिए वह इसके प्रभावों से प्रतिरक्षित है और दूसरों को विशेषाधिकार दे सकता है। लेकिन हर बार जब कोई विशेषाधिकार का उपयोग करता है तो उसे तुरंत सूचित किया जाता है। इसी तरह उसे पता चला कि जिस क्षण गार्ड ने तुम्हें घेरने के लिए वॉर्प स्टेप्स का उपयोग किया, कुछ हुआ था। लत ऐसे आर्टिफैक्ट के अनंत उपयोगों और अनुप्रयोगों को देखकर दंग रह गया। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली ओवरपावर्ड चीज है जिसके बारे में मैंने सुना है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि तुम्हारे टॉवर फॉर्म में ऐसा ही कुछ होगा। मुझे भी, सोलस ने जवाब दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि यह इतना आसान नहीं है जितना वो कह रहा है। प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। कैप्टन शायद हमें केवल सार्वजनिक जानकारी दे रहा है, जबकि आर्टिफैक्ट की लागत और सीमाओं का उल्लेख करने से बच रहा है। लत ने आह भरी। उसने शायद उसका सपना तोड़ दिया था, लेकिन वह शायद सही थी। ये सच होने के लिहाज से बहुत अच्छा था। उसने मामले को छोड़ने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। चिंता मत करो, किलियन ने जोड़ा। लाइट मैजिक का उपयोग इस स्मॉल वर्ल्ड के भीतर स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आपको कर्नल की अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा घेरे को पार करने के बाद किलियन उसे ब्लॉक 2 के सबसे बड़े तंबू में ले गया। यह इतना बड़ा था कि आसानी से एक पूरा सर्कस समा सकता था। यह एक फील्ड अस्पताल था जिसका आंतरिक भाग पूरी तरह सफेद था। दीवारों के बजाय इसमें अनगिनत पर्दे थे जिन्हें गलियारे बनाने और प्रत्येक रोगी के कमरे की जगह को परिभाषित करने के लिए व्यवस्थित किया गया था। पहली चीज जो लत ने इसके बारे में गौर की वो थी खामोशी। विभिन्न कमरों में आने जाने वाले जादूगरों के बीच की बातचीत के अलावा अस्पताल पूरी तरह से शांत था। पर्दे खुलने पर ही मरीजों की कराहें और शिकायतें सुनी जा सकती थी। सभी फील्ड अस्पतालों में ध्वनिरोधी साउंड प्रूफ होने के लिए अभिमंत्रित पर्दे होते हैं। किलियन ने समझाया, ये सुरक्षा और मनोबल कारणों से आवश्यक है। भारी नशा देने के बावजूद कुछ मरीज लगातार दर्द में रहते हैं। उनकी चीखें हीलर्स को परेशान करेंगी और अन्य निवासियों को तनाव देंगी। भागने के प्रयासों और सामूहिक हिस्टीरिया से बचना एक प्राथमिकता है। सभी फील्ड अस्पताल। लत ने उसकी बात दोहराई। आपका मतलब है कि एक से अधिक हैं? अकेले उस तंबू में सैकड़ों मरीज होने चाहिए थे। लत ने प्लेग के पैमाने को कम करके आंका था। अचानक उसे अपनी अंतरात्मा में चुभन महसूस हुई। वो सोलस थी, बेशक। किलियन उसे एक रोगी के पास ले गया जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका दाहिना पैर तरबूज की तरह फटा हुआ था। पट्टियों और उसे सिलने की कोशिशों के बावजूद उसमें से लगातार खून बह रहा था। चार्ट के अनुसार उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। सभी के लिए पर्याप्त ब्लड पोशंस और जादूगर नहीं थे। उसकी जीवन शक्ति को लगातार भरे बिना उसके पास अधिकतम कुछ ही दिन थे। लत की नजरों में प्लेग की अभिव्यक्तियों में इसे हल करना सबसे आसान था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मार्शनेस डिस्टा की बेटी के साथ हुआ था। लत के पास एक कृत्रिम जादुई मंत्र भी था जिसे उसने बाद में बनाया था, इस स्थिति के लिए कि यदि ये दोबारा हुआ और मार्शनेस इसे उससे खरीदने को तैयार हुई। इसे राज्य को बेचना कहीं अधिक लाभदायक होगा, लत ने सोचा। वह आदमी भूत की तरह पीला था। उसका शरीर पसीने से ढका हुआ था। लंबे समय तक रहने वाले दर्द ने उसकी ताकत सोख ली थी। जब वे दोनों अजनबी अंदर आए तो उसने मुश्किल से एक आंख खोली। लत ने मंत्र जपने का नाटक किया और फिर इन्विगरेशन को सक्रिय करते हुए आदमी के गंजे माथे पर अपना हाथ रखा। उसने जो देखा वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। कैप्टन, क्या मैं डार्कनेस मैजिक का भी उपयोग कर सकता हूं? किलियन ने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि लत ने आगे बढ़ने से पहले जादू से पसीने को सावधानी से पोंछ दिया था। उसने किलियन को जल्दी करवाई। खुले घावों वाले कई रोगियों से मिला, लेकिन उसके निष्कर्ष हमेशा एक ही थे। फिर उसने सहज दहन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन और जमने की घटना से बचे लोगों का दौरा किया और मुखौटे के बावजूद किलियन बता सकता था कि कुछ गलत था। लत लगातार घबरा रहा था, जैसा उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वरीग्रेव की हिंसक पूछताछ के दौरान भी नहीं। किलियन रुका, लत का कंधा पकड़ा और केवल एक हाथ से एक मंत्र जपा जिसने उनके चारों ओर एक छोटा हवाई गुंबद बना दिया। न केवल वह अरे के बावजूद एयर मैजिक का उपयोग कर सकता है, किलियन ने तो मेरे हश मंत्र का मेज नाइट संस्करण भी ईजाद कर लिया है। चोरी किए जाने के विचार ने लत की चिंता को अस्थायी रूप से दबा दिया। ये लोग आधिकारिक कारण है कि तुम और हम यहाँ हैं। हालांकि अनौपचारिक रूप से वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। यदि यह बात फैल गई कि हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो एक जादूगर की शक्तियों को छीनने में सक्षम है,
तो हमारे पड़ोसी सेना बना लेंगे और ग्रिफन किंगडम को राख में मिला देंगे। मेरा मानना है कि अधिकांश जादूगर, चाहे वे कुलीन हो या नहीं, किसी भी कीमत पर भाग जाएंगे ताकि सालों की मेहनत और समर्पण को न खो दें। इसीलिए अस्पताल का अंतिम हिस्सा आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में नहीं है। क्या ये स्पष्ट है? लत के सिर हिलाने के बाद ही किलियन उसे एक खाली कमरे में ले गया। फिर उसने पर्दे पर अपना हाथ रखा और उसमें माना प्रवाहित किया। उसकी सतह प्रतीकों, रून्स से ढक गई और किलियन द्वारा एक समझ न आने वाले शब्द बुदबुदाने के बाद उसने इसे खोल दिया। लत को पता चला कि वे अब फील्ड अस्पताल में नहीं थे, बल्कि एक और बहुत छोटे तंबू में थे जिसका कोई निकास नहीं था। डायमेंशनल मैजिक, किलियन ने समझाया। तंबू में कोई पर्दे नहीं थे, सिवाय उस पर्दे के जहां से वे आए थे। ये बिस्तरों से भरा था जहां पुरुष और महिलाएं लेटे थे। उनके चेहरे राख जैसे थे और कई ऐसे सिसक रहे थे जैसे उन्होंने हाल ही में अपना सच्चा प्यार खो दिया हो। वे सभी मेज एसोसिएशन के सदस्य थे जिन्होंने अपनी शक्तियां खो दी थी। जब उन्होंने लत को उन पर जादू का उपयोग करते हुए देखा तो कुछ बेकाबू होकर रोने लगे, जबकि दूसरों ने गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे किलियन और अंदर तैनात सैनिकों को उसे उग्र भीड़ से बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। जेल वार्ड से बाहर निकलने के बाद लत वहां से जल्द निकलना चाहता था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद किलियन। एक पल के लिए मुझे लगा कि वे मुझे चीर देंगे। इसका जिक्र मत करो। उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। प्लेग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किलियन ने एक बार फिर अपनी उम्मीदों के टूटने के लिए खुद को तैयार किया। यह प्लेग नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा है। वापस एकेडमी जाने से पहले मुझे किसे रिपोर्ट करनी होगी? क्या तुम कह रहे हो कि तुमने पहले ही इसे क्रैक लिया है? सुलझाना एक बड़ा शब्द है। इसकी प्रकृति को समझना एक बात है, इसे ठीक करना पूरी तरह से दूसरी। लत ने किलियन के उत्साह को कम करने की कोशिश की। किलियन ने ऐसा लगा जैसे उसका एक शब्द भी नहीं सुना और पागलों की तरह अपने कम्युनिकेशन एम्यूलेट से किसी से बात करते हुए पूरी गति से उसकी बांह पकड़कर उसे ले गया। किसी कारण से लत के दिमाग में वे सभी समय याद आ गए जब उसने मनोहर को मार्थ द्वारा एक छोटे बच्चे की तरह इधर उधर खींचते देखा था। उसकी जगह होना बिल्कुल भी सुखद नहीं था। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, लत ने खुद को कर्नल के तंबू में वापस पाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वरीग्रेव उसके सामने घुटने टेके हुए था। लत ये देखकर उपहास के साथ मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि शायद कर्नल इतना बुरा आदमी नहीं था। अगर वह यह महसूस करने के बाद कि वह कितना गलत था, खुद को इस हद तक विनम्र करने के लिए तैयार था। महाराज, लस्ट्रिया से लत अपनी खोजों की रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, किलियन ने अपने घुटने के बल गिरने के बाद कहा। उस बिंदु पर ही लत पीछे मुड़ा और पाया कि उसके पीछे फर्श पर एक नीला रत्न पड़ा था, जो राजा, एक महिला और कई युवाओं का आत्मकद होलोग्राम प्रोजेक्ट कर रहा था, जिन्हें कोई अंधा ही उनकी संतान के रूप में नहीं पहचानता। अपने सामने मुकुटों की संख्या को देखते हुए लत पूरे शाही परिवार के साथ अपनी खोजों को साझा करने वाला था। सोलसपीडिया में संचित शिष्टाचार की पुस्तकों के कारण उसे पता था कि क्या करना है। लत तब तक पीछे हटा जब तक कि वह अन्य दो पुरुषों के साथ एक कतार में नहीं आ गया और घुटने टेक दिए, अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए। ये सोचना कि कुछ पथ भ्रष्ट कुलीनों को संभालने में अपनी अक्षमता के कारण लगभग गृहयुद्ध शुरू करने के बाद इन शाही बेवकूफों को अपनी गंदगी साफ करने के लिए 12 साल के बच्चे की मदद की जरूरत है। दयनीय, मुखौटा पहनना लत के लिए सुविधाजनक रहा था। इसके साथ उसे अपने विचारों और भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी घने कांच के पीछे होने के बावजूद उसकी आंखें अभी भी लगभग दिखाई दे रही थी। उनमें राजा ने विस्मय, सम्मान या घबराहट नहीं देखी, जैसा कि वह एक आम नागरिक बच्चे से उम्मीद करता, बल्कि केवल तिरस्कार और मनोरंजन देखा, जैसे कि यह सिर्फ एक खेल हो, एक ऐसा खेल जिसे वह जीत रहा था। अपना मुखौटा और दस्ताने उतार दें, मेज लत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कर्नल वरीग्रेव के कमरे सुरक्षित हैं, राजा ने आदेश दिया। यद्यपि राजा का स्वर शांत था और उनके चेहरे के भाव मिलनसार थे, लत को उनमें गुस्से की हल्की सी झलक महसूस हुई। शायद ये सिर्फ मेरा पूर्ण विकसित व्यामोह, पैरानोया है, शायद नहीं। सुरक्षित खेलना ही बेहतर है। लत ने सुरक्षा कवच हटाते हुए आज्ञा का पालन किया। बच्चे के गंभीर और विचारशील चेहरे को देखते हुए राजा को एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों का जमा हुआ सारा तनाव उसे किनारे पर धकेल रहा था, यहां तक कि उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो शायद थी ही नहीं। कृपया अपनी खोजों को हमारे साथ साझा करें। जिसे अब तक प्लेग माना जा रहा है, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक बुरा है, लत ने समझाना शुरू किया। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले मार्शनेस डिस्टा की बेटी के साथ क्या हुआ था? वो जादुई रूप से मिश्रित जहर का शिकार हुई थी, जिसने लाइट मैजिक के प्रभावों को बाधित कर दिया था और इसे ठीक करने के किसी भी प्रयास को एक नए घाव में बदल दिया था। यह असंभव है, महारानी ने उसे बीच में ही टोक दिया। हमने पहले ही उस मामले के साथ समानताएं गौर की हैं।
उस तरह के जहर का मारक एंटीडोट पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और बेकार साबित हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा प्लेग नहीं है जो खुद को 4 अलग अलग तरीकों से प्रकट करे। वास्तव में 4 अलग अलग प्लेग हैं और वे सभी मानव निर्मित हैं। मेरा मानना है कि जिसने भी सालों पहले वो जहर बनाया था उसने अपना सबक सीखा है और अपने खेल को और ऊपर ले गया है। जहां तक मैं अनुमान लगा पाया हूं, ये प्लेग कीमिया एल्केमी का एक चमत्कार है। उस जहर का कमजोर बिंदु उसका स्थिर होना था। रक्त प्रवाह में फैलने के बजाय उसे उसी स्थान पर रहने के लिए बनाया गया था जहां उसे इंजेक्ट किया गया था, ताकि वह अपनी शक्ति न खोए। इसलिए एक बार पहचान हो जाने के बाद उसे आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्लेग इतने सरल नहीं हैं। राजा और महारानी दोनों की भौहें तन गईं। जहां तक उन्हें याद था, वो जहर कई विशेषज्ञ हीलर्स की पकड़ से बच निकला था। बाद में इसकी पहचान और इलाज का तरीका खोजे जाने का एकमात्र कारण यह था कि लत ने जहर को खराब किए बिना निकाल लिया था। इससे उसकी प्रकृति को समझने के लिए लंबा और व्यापक विश्लेषण करने की अनुमति मिली थी। ये तथ्य कि उसने इस तरह के दुस्वप्न का वर्णन करने के लिए ईमानदारी से सरल शब्द का उपयोग किया, उस मडराते तूफान में उम्मीद की पहली किरण थी जिसने ग्रिफिन किंगडम को बहा ले जाने की धमकी दी थी। शायद वो जहर के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेसर ड्यूक माथ ने उसकी उम्र में किया था, लेकिन पुनरुद्धार रीजेनरेशन के क्षेत्र में। पागल हो या न हो, हम ऐसी प्रतिभा को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। महारानी के विचार उनके पति के साथ एक माइंड लिंक के माध्यम से साझा किए गए थे, जिसने उन्हें किसी भी मामले पर टिप्पणी और चर्चा करने की अनुमति दी। भले ही वे अक्सर झगड़ते थे, लेकिन कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि वे केवल एक समझौते पर पहुंचने के बाद ही विचार विमर्श करते थे। इस बार वे एक ही राय के थे, फिर भी इसके परिणामों ने राजा के मन को बोझिल कर दिया। बाद में बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। प्लेग, लत ने जारी रखा, स्थिर नहीं है, नहीं किसी ऐसी बीमारी की तरह व्यवहार करते हैं जो मैंने पहले कभी देखी है। वे सभी एक ही तरह से काम करते हैं। एक बार जब मेजबान होस्ट संक्रमित हो जाता है तो वे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और जादू का उपयोग होने तक निष्क्रिय रहते हैं। उस बिंदु पर वे माना फ्लो को बदल देते हैं, जिससे वह अराजक हो जाता है। इसके प्रभाव विनाशकारी, यहां तक कि घातक भी होते हैं। यदि यह जहर या प्लेग नहीं है तो यह क्या है? राजा ने पूछा। यह एक बहुत छोटा परजीवी पैरासाइट है, मुश्किल से एक सुई के आकार का। जब तक मेजबान जीवित है, यह अंडे देता रहता है। मुझे मरीजों के सभी शारीरिक तरल पदार्थों में अंडे मिले हैं, पसीने सहित। मुझे नहीं पता कि केवल शारीरिक संपर्क ही पर्याप्त है या इसे फैलने के लिए किसी खुले घाव की आवश्यकता है। एक चीज जिसके बारे में मुझे यकीन है वह यह है कि इसे फैलने नहीं दिया जाना चाहिए। एक परजीवी? महारानी दंग रह गई। तो फिर कोई और उनका पता लगाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आमतौर पर नैदानिक मंत्र, डायग्नोस्टिक स्पेल्स रोगी के शरीर में किसी खराबी की तलाश करते हैं, जैसे एक टूटी हुई हड्डी, एक खराब अंग इत्यादि। इस मामले में रोगी तब तक बिल्कुल ठीक रहता है जब तक वो जादू का उपयोग करने की कोशिश नहीं करता। एक हीलर आम परजीवियों का पता लगाने में सक्षम होगा या तो उनकी जीवन शक्ति को महसूस करके या इसलिए क्योंकि वे मेजबान से पोषक तत्व सोख लेते हैं। इस मामले में उनका छोटा आकार और माना के साथ छेड़छाड़ करने की उनकी क्षमता उन्हें खोजना मुश्किल बना देती है, जब तक कि हीलर मेरी तरह मानव शरीर में छोटे परिवर्तनों को भी समझने में सक्षम न हो। साथ ही मैंने परजीवियों के पास किसी भी ऊतक टिश्यू के क्षय पर गौर नहीं किया है। एकमात्र स्पष्टीकरण जो मुझे मिल सकता है, हालांकि यह केवल एक अंदाजा है, वह यह है कि वे माना पर पलते हैं। कई सेकंड तक कोई नहीं बोला। कमरे में हर कोई उन खुलासों को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। किलियन लोगों के लिए चिंतित था, जबकि वरीग्रेव अपनी भावनाओं को साझा करने के साथ साथ अपनी गर्दन के लिए भी चिंतित था। क्या तुम इसका इलाज ढूंढ सकते हो? राजा का चेहरा शांत था, लेकिन उनके हाथ अपने सिंहासन के हत्थों को इतनी जोर से भींच रहे थे कि उनके नाखून टूट सकते थे। नहीं, लत ने आंख भरते हुए स्वीकार किया, जिससे वहां मौजूद लोग निराशा में डूब गए। आखिरकार मैं सिर्फ एक छात्र हूं। मैंने कभी इतनी बड़ी चीज पर काम नहीं किया। जब शोध की बात आती है तो मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। वास्तव में लत का मानना था कि पर्याप्त समय दिए जाने पर वह ट्रू मैजिक और इन्विगरेशन के साथ किसी भी चीज का इलाज कर सकता है। लेकिन यह मामला उन सभी मामलों से अलग था जिनका उसने पहले सामना किया था। वहां एक अकेला रोगी नहीं था, बल्कि सैकड़ों, शायद हजारों थे। न केवल वह कभी भी समय रहते उन सभी का इलाज अकेले नहीं कर पाएगा, बल्कि परजीवी स्पष्ट रूप से एक जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन थे। यदि वो घोषणा करता कि वह इसका इलाज कर सकता है, तो कोई भी समझदार शासक उससे अपना तरीका साझा करने की मांग करता और मुआवजे के लिए कोई भी राशि देने की पेशकश करता। लत ट्रू मैजिक सिखाने के लिए तैयार नहीं था,
और इतना कुशल नहीं था कि किसी विस्तृत मंत्र को फेक मैजिक में बदल सके जिसे कोई भी इतने कम समय में सीख सके। राजा और महारानी ने अपना आदेश जारी करने से पहले एक दूसरे को देखा। शाबाश मेज लत, शाही परिवार ने तालियां बजाईं, जिससे उसे अपने धोखे के लिए लगभग दोषी महसूस होने लगा। लगभग, आपने समझौते के अपने हिस्से को शानदार ढंग से पूरा किया है। निश्चित रहें कि ताज भी वैसा ही करेगा। धन्यवाद महाराज, मुझे दुख है, लेकिन आपके राज्य को बड़े भले के लिए आपसे एक और बलिदान की आवश्यकता है। आप कंड्रिया में ही रहेंगे और इस राक्षसी बीमारी का इलाज विकसित करने के लिए अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज का उपयोग करेंगे क्या? लत इतना हैरान था कि उसके हाव भाव से उसके भीतर मंडराता सदमा और आक्रोश लगभग झलक ही गया। लगभग, आप ही वे हैं जिन्होंने इस दुर्घटना के बारे में सच्चाई का पता लगाया है। मुझे यकीन है कि अपने सीमित अनुभव के साथ भी आप अपना मार्गदर्शन और सहायता देने में सक्षम होंगे। अकेडमी की चिंता न करें, इस बिंदु पर हम केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और सभी को काम पर बुला सकते हैं। हमें इस स्थिति को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी लाइट मैजिक विशेषज्ञों की मदद की जरूरत है। आज से इलाज मिलने तक सभी 6 महान अकेडमीज अपनी गतिविधियां निलंबित, सस्पेंड रखेंगी। लत को घटनाओं ने जो मोड़ लिया था वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पीछे मुड़कर देखने पर यह एक आसानी से अनुमान लगाने योग्य परिणाम था। भीड़ में अलग दिखने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उसने उन्हें बहुत अधिक जानकारी दे दी थी, जिससे उन्हें उम्मीद मिल गई थी। अपनी समस्या खुद सुझाने के लिए उन्हें पर्याप्त जानकारी देकर खुद अपने दैनिक जीवन में वापस जाने की उसकी योजना वास्तव में उल्टी पड़ गई थी। धत, मैंने अपने पृथ्वी के मानकों के कारण उन्हें कम करके आंका। मेरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री इस परिदृश्य को एक ब्लैक ऑप में बदल देता और अपने सामने मौजूद खतरे को अत्यंत क्रूरता के साथ खत्म कर देता। इसके बजाय वे इन लोगों को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं। वे संक्रमितों को गिनी पिग बना सकते थे, अनुसंधान के लिए उनके जीवित या मृत शरीरों का उपयोग कर सकते थे। चूंकि इस कमरे के बाहर किसी को नहीं पता कि हमने कोई बड़ी सफलता हासिल की है, राजा ने जारी रखा। मैं एतद द्वारा संकट से संबंधित सभी नई जानकारी और उनके स्रोत को स्टेट सीक्रेट घोषित करता हूं। जब हमारी सभी संपत्तियां तैनात हो जाएंगी, तब हम धीरे धीरे उनका खुलासा करेंगे, एक कवर स्टोरी का उपयोग करेंगे ताकि मेज लत को निशाना न बनाया जा सके। आधिकारिक तौर पर वह यहां केवल एक सलाहकार के रूप में रहेगा। वह आगे के किसी भी निष्कर्ष को केवल कैप्टन किलियन को बताएगा, जो बदले में उन्हें अन्य हीलर्स के साथ साझा करेंगे। तीनों पुरुषों ने सिर हिलाया, फिर भी लत कोई रास्ता निकालने के लिए अपना दिमाग लगाता रहा। अगर मैं मना करता हूं तो सबसे अच्छी स्थिति में मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और मेरा परिवार कॉप्स की सुरक्षा खो देगा। धत, मैं देशद्रोह के आरोप से बच जाऊं तो खुद को भाग्यशाली मानूंगा। मैं क्राउन, ताज के खिलाफ अकेला रहूंगा, उन रईसों के खिलाफ जिन्हें मैंने अतीत में अपमानित किया था और जिसने भी मुझे मारने के लिए उन भाड़े के सैनिकों को भेजा था। यदि उनके कॉन्ट्रैक्टर ने महारानी के संरक्षण में होने के बावजूद हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तो पता नहीं वह आगे क्या करेगा। एक बार फिर मैं केवल इसे बर्दाश्त ही कर सकता हूं। एकमात्र अच्छी बात यह है कि यदि मुझे उचित इनाम मिलता है तो मुझे जीवन भर पैसों की समस्या नहीं होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये जानना चाहूंगी कि मेज लत को ऐसा क्यों लगता है कि ये परजीवी एल्केमी का उत्पाद हैं। क्वीन सिल्फा की जिज्ञासा उस विशेष कथन से जाग गई थी, क्योंकि उनकी भी यही राय थी। क्योंकि मैं किसी जहर या परजीवी में जादू भरने के किसी अन्य माध्यम के बारे में नहीं सोच सकता, उसने सफेद झूठ बोला। एक विवरण जो उसने साझा नहीं किया था वह यह था कि जिन कीड़े जैसे परजीवियों की उसने पहचान की थी, वे सीधे माना प्रवाह को नहीं बदलते थे, बल्कि एक अज्ञात पदार्थ का स्राव सक्रीटिंग करके ऐसा करते थे। न केवल इसने उन्हें जीवित अल्केमिक लैब बना दिया था, बल्कि यह कुटिल रूप से शानदार भी था। इन्विगरेशन के साथ भी लत को माना डिस्टॉर्शन प्रभाव को दूर करने और समस्या के वास्तविक स्रोत की पहचान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। कोई भी अन्य जादूगर उस चाल में फंस जाता और विषाक्तता को साफ करने के लिए एक मंत्र तैयार करता, जिससे ठीक हुआ रोगी कुछ ही दिनों में फिर से बीमार पड़ जाता। लत को प्लेग को ठीक करने के लिए समय की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि पहले उसे रोगी को मारे बिना विषाक्त पदार्थ को निकालने का तरीका खोजना था और फिर सुरक्षित रूप से परजीवियों को निकालना था। उसे संदेह था कि मेजबान के अंदर रहते हुए उन्हें मारना या उन्हें जबरदस्ती निकालना संक्रमित व्यक्ति के लिए घातक साबित होगा। इसके अलावा मैंने कैप्टन वेलाग्रोस की फाइल में पढ़ा है कि प्लेग क्वान हटोरने की अल्केमिक लैब के विस्फोट के ठीक बाद फैला। मुझे लगता है कि इसका महज एक संयोग होना बहुत कम संभव है। महारानी ने जवाब से निराश होकर सिर हिलाया। उन्होंने अधिक प्रतिभा और कम तर्क की आशा की थी। जहां तक आपकी बात है कर्नल वरीग्रेव, महारानी की आवाज अनियंत्रित क्रोध से भरी थी, मुझे आशा है कि आप राजा के साथ अपनी बाजी नहीं भूले होंगे, क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं भूली हूं। आपकी पिछली भूल अक्षम्य है।
एकमात्र कारण कि आप अपनी रैंक और पद पर बने रहेंगे वो ये है कि हम स्मॉल वर्ल्ड का स्वामित्व बदलने का समय बर्बाद नहीं कर सकते। जब वर्तमान आपातकाल सुलझ जाएगा तो अपनी मूर्खता के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। बातचीत इतनी अचानक समाप्त हुई कि किलियन ने यह सुनिश्चित करने के लिए रत्न की जांच की कि जादुई वस्तु टूट तो नहीं गई। सच्चाई हालांकि काफी अलग थी। मैंने तुमसे कहा था कि बाजी का जिक्र मत करना। किंग मरोन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी उग्र पत्नी ने उन्हें कॉल काटने पर मजबूर कर दिया था। हमें अभी लत के अनुरोधों को सुनना था और सौदे को बेहतर बनाने का रास्ता खोजना था। यदि तुम भूल गई हो तो हमें उसकी सेवाओं से अधिक उसकी वफादारी की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द स्थिति को सुधारना होगा, अन्यथा वह हमसे नाराज होगा और राज्य छोड़ देगा। मेरी नजर में उस वर्ग्रेव मूर्ख को उसकी औकात दिखाना ही सौदे को बेहतर बना देता है। सिल्फा ने पलटवार किया। इस बार हम चीजें मेरे तरीके से करेंगे। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। वह ताज का एक वफादार सेवक है। उनकी खून की प्यास मैरोन को हमेशा चकित करती थी। तुम उसे सिर्फ एक गलती के लिए नहीं मार सकती। यह एक भयानक उदाहरण पेश करेगा। यह एक शानदार उदाहरण होगा। उसने सीधे आदेश की अवज्ञा की और सब कुछ खतरे में डाल दिया क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में सक्षम नहीं था। क्या होगा अगर किलियन उसे रोकने के लिए वहां नहीं होता? क्या होगा अगर अगली बार जब वह अपना आपा खो दे तो हम एक और महान जादूगर को हमेशा के लिए खो दें? ठीक है। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए, जैसा कि वे हमेशा तर्क हारने के बाद करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह लत एक अवेकन्ड व्यक्ति है? उन्होंने कुछ समय बाद पूछा। संभावना कम है, लेकिन संभव है। हमें हटोड़ने और मनोहर से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे सामान्य जादूगर निकले। प्रतिभाशाली होना और अवेकन्ड होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमें उसकी जांच करने के लिए लेडी टायरस को भेजना होगा। निश्चित होने का यही एकमात्र तरीका है। सैकड़ों किलोमीटर दूर आर्चमिज लुकाट ने गुस्से में अपनी मेज तोड़ दी। तुम्हारा क्या मतलब है कि टैलेंस का सफाया हो गया है? वही जो मैंने कहा, श्रीमान। कम्युनिकेशन एम्यूलेट से आने वाली आवाज भाड़े के सैनिकों की इकाई के उन कुछ जीवित सदस्यों में से एक की थी जिन्होंने नवीनतम कार्य में भाग नहीं लिया था। उनके डॉग टैग्स सक्रिय हो गए हैं और इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि कोई जीवित नहीं बचा। यह असंभव है। लुकाट ने अभी भी खबर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे 11 थे और कॉप्स के केवल 6 सदस्य थे, और वह भी सरप्राइज के साथ। ये कैसे संभव है? हम जांच करेंगे, आवाज ने ठंडेपन से जवाब दिया। लेकिन हम इस मामले पर आगे की कार्यवाही नहीं करेंगे। मिशन पूरी तरह से विफल रहा। अब हमारे पास दूसरे प्रयास के लिए जनशक्ति की कमी है। आपकी जानकारी स्पष्ट रूप से गलत थी, अन्यथा पूरी तरह सफाया कभी नहीं होता। कम से कम मेरे पैसे तो वापस दो। मैं उस रकम से एक पूरा महल खरीद सकता था। आवाज ने बिना जवाब दिए कॉल काट दिया। अचानक लुकाट को हल्कापन और चक्कर महसूस हुआ। सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी का पतन उसकी मास्टर प्लान का एक छोटा सा कदम था। उसके सहयोगियों के विश्वास के विपरीत उसका अंतिम लक्ष्य विशेषाधिकार नहीं बल्कि स्वयं ताज, क्राउन था। लुकाट शुरू से ही चाहता था कि गृहयुद्ध हो। पड़ोसी देशों के साथ युद्ध छेड़ने का यही एकमात्र तरीका था। उस बिंदु पर उसे केवल उन प्लेग को छोड़ना था जिन्हें विकसित करने में हटोरने ने साल बिताए थे और जिसके लिए उसे मोटी रकम दी गई थी। पानी का परजीवी ब्लड डेजर्ट की जनजातियों को अपाहिज बना देता, उन्हें आत्मसमर्पण करने या मरने के लिए मजबूर कर देता। इसके बजाय माना परजीवी ने गोगन एम्पायर की जादुई सेना को निष्क्रिय कर दिया होता, जिसके बिना उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। पहले वो हमलावरों को पीछे हटा देता, लोगों की नजरों में एक नायक की तरह दिखता और जयकारों के बीच राजा बन जाता। फिर वो उन तीनों महान देशों को अपने पैरों के नीचे लाने के लिए एक हथियार के रूप में उनका उपयोग करता। लेकिन अब उस चुड़ैल विच के व्यामों के कारण लैब के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे अंडे हवा में फैल गए। वो केवल यही आशा कर सकता था कि किसी को उनके अस्तित्व का पता न चले और ताज बिना कोई इलाज खोजे संक्रमितों को मार डाले। मनोहर ही एकमात्र ऐसा जादूगर था जिसकी प्रतिभा हटोरने के स्तर की थी। उसके रास्ते से हटने के बाद लुकाट की योजना सुरक्षित मानी जा रही थी। आखिरकार एक छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।